कैडन के दो असंबद्ध वाक्यों और लगातार तीन बहुत के संयोजन ने रीटा के दिल की धड़कनें तेज कर दीं। कैडन ने लानिया काइया की किसी खबर या चाल का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसने जो जानकारी दी थी वह रीटा के लिए कई संभावित परिणामों का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त थी। कुछ दिव्य वरदान डरावने जरूर थे, लेकिन उनसे पार पाना असंभव नहीं था। आखिरकार हर उस व्यक्ति पर दिव्य वरदान का इस्तेमाल करना व्यवहारिक नहीं है जिससे आप मिलते हैं। उदाहरण के लिए, रीटा अक्सर अपने पास आने वाले हर व्यक्ति पर अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करने के बारे में सोचती थी, लेकिन ऐसा करना बहुत थका देने वाला था और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यह ऐसा था जैसे आप किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी करने वाले हर व्यक्ति की प्रोफाइल जांचने की कोशिश कर रहे हों। इसके अलावा कुछ दिव्य उपहारों के विवरण में सैकड़ों शब्द होते थे और आप किसी को बिना संदेह जगाए ज़्यादा देर तक घूर नहीं सकते थे। इससे चीज़ें और भी जटिल और थकाऊ हो जाती थीं। लेकिन अगर इस नए उपनगर स्वामी को छोटे जानवरों से लगाव हो गया तो इससे सब कुछ बदल गया। जो लोग जानवरों से प्रेम करते हैं वे कभी कभी पूरी तरह से जुनूनी हो सकते हैं। कुछ लोग तो जानवरों को शौच करते हुए देखने में आनंद पाते हैं तथा हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं। सबसे बुरी बात, क्रिस्टल बॉल में उसने जिस खिलाड़ी को देखा था उसके विपरीत, जो खुद को एक एलियन के रूप में छिपा सकता था और हमेशा सुरक्षित घर में वापस आए बिना शहर में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, जो केवल जानवरों में बदल सकते थे। उन्हें अनिवार्य रूप से आराम करने और फिर से संगठित होने के लिए सुरक्षित घर में वापस लौटने की आवश्यकता होगी। रीटा अब और समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसने बाएं हाथ से काउंटर के नीचे से मुट्ठी भर सोने के सिक्के उठाए और कैडन को थमा दिए। उसके दाएं हाथ ने जल्दी से चैट विंडो खोलकर शैडो क्यू को संदेश भेजा। उसकी उंगलियां उस दिन से भी तेज चल रही थीं जब रिक जोई के समूह द्वारा अपार्टमेंट में फंस गया था। उसकी यह तत्परता किसी नेक या निस्वार्थ इरादे से प्रेरित नहीं थी। इसका एक सीधा, सरल और कुछ हद तक स्वार्थी कारण था। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो जितना बेहतर काम करेगा, उसे एक अकेली भेड़िए की तरह उतनी ही ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। अगर ब्यूरो भारी काम संभाल लेता तो वह जिम्मेदारी के बोझ से मुक्त होकर घूम सकती थी। एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। तारानकन रीटा, तारानकन अंडरसिटी के नए डिप्टी सिटी लॉर्ड के पास एक ऐसी प्रतिभा है जिससे वह किसी जीवित प्राणी की पिछले 30 दिनों की यादों को याद कर सकता है। इसके अलावा उसे छोटे जानवरों से सच में बहुत प्यार है। क्या हाल ही में अंडरसिटी में कोई ऐसा खिलाड़ी पकड़ा गया है जो जानवरों में बदल सकता हो? तारानकन छाया प्रश्न। तारानकन समझ गया। इसकी तुरंत रिपोर्ट कर रहा हूँ। अपडेट करूँगा। शैडो क्यू का जवाब संक्षिप्त था, जिससे उसकी जल्दी का पता चलता था। उसके पास पूरा वाक्य टाइप करने का भी समय नहीं था। ये क्षमता भयावह थी। कल्पना कीजिए कि एक जादूगर प्यारे जानवरों से प्यार करता है, एक नन्हे पिल्ले को दुलार रहा है, उस पर प्यार लुटा रहा है और अपनी कला का इस्तेमाल करके ये देखने की कोशिश कर रहा है कि उसकी क्या क्या मनमोहक हरकतें हो रही हैं। लेकिन उसे पता चलता है कि पिल्ला शहर छोड़कर एक गंजे, हटे-कट्टे आदमी में बदल गया है, जो रोएदार पैंट पहने हुए है और ब्लू स्टार के सुरक्षित घर की ओर चल पड़ा है। ओह, रीटा का वहां रुकने का कोई मन नहीं था। वह जानती थी कि कैडन उस जानकारी के साथ अपनी सीमा पार कर चुका है। रीटा ने सोने के सिक्कों से भरी एक और थैली निकाली, उसमें 200 सिक्के भरे और कैडन को थमा दिए। शुक्रिया, मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ। क्या आपके पास इस याद को मिटाने का कोई तरीका है? मुझे चिंता है कि आप खतरे में हो सकते हैं। कैडन ने थैली स्वीकार कर ली और जैसे ही उसने अतिरिक्त सोना देखा, उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। वह एक छोटी मछली थी। अगर अपाचे ने उसे न बचाया होता तो वह कब की किसी रईस के पैरों तले कुचल दी गई होती। उसके लिए युद्ध एक दूर की बात थी, वह जीत की लूट का आनंद नहीं ले पाती। अपाचे के संरक्षण के बिना वह सबसे पहले बलिदान होने वालों में से एक होती। ब्लू स्टार के आगमन से पहले भी 12 संत जनजातियां आपस में लगातार युद्धरत रहती थीं। दरअसल आज भी वे चुपचाप सत्ता के लिए संघर्ष करती रहती हैं। कैडन के लिए ब्लू स्टार के लोग बाकी जनजातियों से ज़्यादा अलग नहीं थे। हो सकता है कि एक दिन ब्लू स्टार लोग 13वीं संत जनजाति बन जाएं और वे सभी तब तक फिर से लड़ने लगेंगे जब तक कि उन्हें लड़ने के लिए एक नई 14वीं जाति नहीं मिल जाती। बड़े खिलाड़ियों ने कभी छोटे खिलाड़ियों की परवाह नहीं की, तो छोटे खिलाड़ी बड़े खिलाड़ियों की महिमा की परवाह क्यों करें? कैडन मुस्कुराया, चिंता मत करो अपाचे के साथ मैं ठीक रहूंगा। रीटा ने एक मध्यम स्तर की स्मृति मिटाने वाली औषधि निकाली और उसे कैडन के हाथ में रख दिया। उसका छोटा, मुरझाया हुआ, हरा हाथ कैडन के पीले हाथ में लिपटा हुआ था। चारों छोटे हाथ बोतल के चारों ओर एक साथ जमा हो गए थे। रीटा ने कैडन की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, लेकिन अगर। कैडन रुका। क्या तुम वही हो जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? रीटा ने एक हाथ छोड़ा और अपनी जेब में हाथ डालकर मेज पर 10 और सोने के सिक्के रख दिए। ताज़ा पे के लिए। मुझे याददाश्त मिटाने वाली औषधियाँ बहुत पसंद हैं।
कैडन जल्दी से रीटा की पकड़ से छूट गई, एक हाथ से 10 सिक्के पकड़े और कुशलता से अपने अंगूठे से औषधि का कॉक खोला। रीटा ने अपना फैंटम क्लोक सक्रिय किया और दुकान से बाहर निकल गई। बाहर से उसने कैडन को वह औषधि पीते देखा जो उसकी यादों के आखिरी घंटे को मिटा देगी। कैडन द्वारा औषधि का सेवन करने की पुष्टि के बाद ही रीटा आखिरकार कीमिया की दुकान से बाहर निकली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रीटा की चेतावनी से विशेष मामलों के ब्यूरो में खलबली मच गई। हर कोई भाग रहा था। किसी ने रीटा की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया और न ही उस पर झूठी जानकारी फैलाने का शक किया। एक तो वह ब्यूरो के साथ घनिष्ठ संपर्क में थी और वह खेल की एक जानी मानी खिलाड़ी थी जिसने प्लेयर लेवल लीडरबोर्ड और पेट लीडरबोर्ड दोनों में जगह बनाई थी। उसके जैसी क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति सिर्फ ब्यूरो को परेशान करने के लिए झूठी जानकारी फैलाने का जोखिम नहीं उठाएगा। यदि कुछ हुआ भी तो संभवतः जानकारी का गलत संचार हुआ होगा, लेकिन इसमें रीटा की कोई गलती नहीं है। वह तो बस संदेशवाहक थी, जिम्मेदार खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी तुरंत दे देती थी। विशेष मामलों के ब्यूरो ने दिव्य उपहारों के बारे में बढ़ती जानकारी के जवाब में पहले ही कई निवारक उपाय लागू कर दिए थे। हालांकि रीटा को इन उपायों की पूरी जानकारी नहीं थी क्योंकि अब वह ब्यूरो के साथ लानिया काया नहीं जाती थी, लेकिन जैसे जैसे और अधिक दिव्य उपहारों का पता चला, विदेशी शहरों में प्रवेश की ज़रूरतें और भी सख्त होती गईं। ऐसी ही एक सावधानी खिलाड़ियों के लिए थी। एलियन शहरों में प्रवेश करने के इच्छुक किसी भी खिलाड़ी को पहले ब्लू स्टार के सुरक्षित घर से बाहर निकलना पड़ता था और शहर में प्रवेश करने से पहले कम से कम 3 दिन बाहरी सुरक्षित घर में रहना पड़ता था। स्मृति पठन क्षमताओं वाले वर्तमान ज्ञात दिव्य उपहार केवल पिछले 24 घंटों की यादों तक ही पहुंच प्रदान करते थे। कौन यह उम्मीद कर सकता था कि 30 दिन पहले तक की यादों को पुनः याद करने की क्षमता होगी। ये किस तरह की वीआईपी स्तर की बकवास थी। तारांकन। इस खबर के संभावित नतीजे चौंकाने वाले थे। ब्यूरो ने ज्यादा तात्कालिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जानकारी की सत्यता की पुष्टि भी स्थगित कर दी। सबसे पहले 36 प्रमुख शहरों के निकट स्थित सभी खिलाड़ियों को उनके सुरक्षित स्थानों पर तत्काल वापस भेजने की व्यवस्था की गई ताकि संभावित पूर्ण निकासी की तैयारी की जा सके। प्रत्येक ब्लू स्टार सुरक्षित घर में 3 समूह टेलीपोर्टेशन पत्थर लगे थे जो विशेष रूप से ऐसी आपात स्थितियों के लिए डिजाइन किए गए थे। अब प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को सुरक्षित वापस लाना था। जो समय पर नहीं पहुंच पाए उन्हें सलाह दी गई कि वे अपने छिपने के स्थान खुद ढूंढ लें। लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि अधिकांश खिलाड़ी सुरक्षित रूप से ब्लू स्टार में वापस आ सकें, जबकि एक छोटी टीम बाद में शहरों में वापस लौटकर सबूतों को नष्ट कर देगी और अपने निशानों को छिपा लेगी। ये सबसे कुशल योजना थी जिससे जोखिम और हानि दोनों न्यूनतम हो गए। आदेश जारी होने के बाद शैडो क्यू ने मेज के सबसे आगे बैठे सबसे ऊंचे अधिकारी से कहा, इस तरह की खुफिया जानकारी समय पर पूरी तरह निर्भर करती है। 1 सेकंड की भी देरी भारी नुकसान का कारण बन सकती है। रीटा ने जानकारी मिलते ही मुझे बता दी। अगर यह फर्जी है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। बड़े ने कठोर भाव से उत्तर दिया, भले ही यह नकली हो, लेकिन रीटा को इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता और तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। संदेश भेजने और कार्यों को निपटाने में व्यस्त अन्य लोगों ने शैडो क्यू को आश्वस्त करने में कुछ समय लगाया कि वह चिंता न करे। किसी ने कहा, लैंडन सही कह रहा है, और अगर खुफिया जानकारी झूठी भी हो तो भी हम ज्यादा से ज्यादा कुछ कौशल क्रिस्टल खो देंगे। लैंडन ने उपेक्षापूर्ण भाव से हाथ हिलाया, बात संसाधनों की बर्बादी की नहीं है। मुझे पता है कि हर कोई जिम्मेदार ठहराए जाने से डरता है। मैं समझता हूँ, मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, लेकिन वह हमारी आंतरिक सदस्यों में से नहीं है। वह एक अकेली भेड़िया है, सभी अकेले भेड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है। उसने हमें जानकारी दी और हमने कार्रवाई करने का फैसला किया। अगर चीजें बिगड़ गईं और हम उसके खिलाफ हो गए तो क्या आपने सोचा है कि दूसरे खिलाड़ी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो को किस नज़र से देखेंगे? मेज के चारों ओर बैठे लोगों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। इसका क्या मतलब है? क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारा अपना होता तो हम दोष बांट सकते थे, लेकिन बाहरी लोग नहीं? क्या दोष अपने ऊपर लेना ब्यूरो का अंदरूनी फायदा है? एम्पायर पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। लैंडन सिस्टम से थे, लेकिन वे नौकरशाही के परिष्कृत सूक्ष्म लहजे में कम ही बोलते थे। उन्हें स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में स्थानांतरित करने का एक कारण सिर्फ उनका दैवीय वरदान नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वे युवाओं को समझते थे। आजकल के युवा अपने नेताओं के इशारे और उनके आक्षेपों को समझ नहीं पाते। वे किसी राजनीतिक नाटक के पहले एपिसोड में भी टिक नहीं पाते और नौकरी शुरू करने के 1 महीने के अंदर ही अपने हर वरिष्ठ अधिकारी को नाराज कर देते हैं और फिर घर जाकर अपने माता पिता से शेखी बघाड़ते हैं, मेरे बॉस मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो लोग पहेलियां बनाते थे अपनी वरिष्ठता का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते थे या रहस्यमयी व्यवहार करने की कोशिश करते थे, उन्हें विशेष मामलों के ब्यूरो में नहीं रखा जाना चाहिए था। लैंडन ने आगे कहा, शैडो
क्यों? खुफिया जानकारी को संभालने के इस तरीके के बारे में सभी लोन वुल्फ खिलाड़ियों को ज़रूर बताना। अब से अगर उन्हें किसी भी तरह की खुफिया जानकारी मिले तो उन्हें तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए। हम ही तय करेंगे कि वह असली है या नहीं। अगर वह सच है तो उन्हें इनाम मिलेगा, अगर वह झूठ है तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। बयूरो ने हमेशा कुशल अकेले भेड़ियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि इन लोगों के पास अद्वितीय जानकारी और क्षमताएं उपलब्ध थीं। इसलिए अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो पलटकर दोष मरना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। शैडो क्यू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। समझ गया, मैं बात आगे बढ़ा दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय रीटा एक कब्र के सामने खड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे अपना टेलीपोर्टेशन घेरा बदलना था। ब्लू स्टार के संभावित खतरे के बारे में अनिश्चितता के कारण वर्तमान स्थान बहुत जोखिम भरा था। क्या होगा अगर कोई अंतर्दृष्टि का उपयोग करके उसे खोज ले और घात लगा ले? समस्या ये थी कि वह कोई सुरक्षित विकल्प नहीं सोच पा रही थी। ज्यादातर बड़े शहरों में बयूरों की चौकियां थीं और पानी के नीचे और आसमान में स्थित शहरों में भी शायद एक हो। अगर अंडरसिटी के डिप्टी सिटी लॉर्ड ने अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करके इसका पता लगा लिया तो वह तुरंत दूसरे सिटी लॉर्ड्स को सूचित कर देगा। रीटा खुद को उलझन में पाती हुई पा रही थी। वह सिर्फ अपाचे के बारे में सोच पा रही थी। उसने अपना चेहरा ढांकते हुए मन ही मन कराहते हुए कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ रहा है? तारानकन उसे थप्पड़ कौन मार रहा है? लेकिन उसके पास इससे बेहतर कोई चारा नहीं था। कम से कम जब तक वह मून लेक सिटी लाइब्रेरी से किताबें चुराकर खत्म नहीं कर लेती, अपाचे उसकी सुरक्षा का ध्यान तो रखेगा ही। बिना समय गंवाए रीटा ने कब्र के पास बने टेलीपोर्टेशन सर्कल को नष्ट कर दिया और कीमिया की दुकान की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह कोने पर पहुंची, उसने अपाचे को दूसरी तरफ से आते देखा। वह आगे बढ़ी और अपाचे के साथ ही दुकान के दरवाजे पर पहुंच गई। जादूगर ने नीचे घुटनों तक मुश्किल से पहुंच रहे उस छोटे से भूत की ओर देखा। इतनी जल्दी क्या है? अंदर पहुंचकर कैडन ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत किया। मास्टर रेवेनक्लॉ, आज आप इतनी देर से क्यों आए? दुकान में सेज, गुलाब और अंगूर की खुशबू फैली हुई थी, स्मृति मिटाने वाली औषधियों की एक विशिष्ट सुगंध। अपाचे ने कैडन की ओर देखा। क्या तुमने याददाश्त मिटाने वाली दवा पी ली है? कैडन ने खुशी से अपना बैग थपथपाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरे पास 237 अतिरिक्त सोने के सिक्के आ गए। किसी कारण से अपाचे ने सहज रूप से गॉब्लिन की ओर देखा। रीटा, अभिनय शुरू हो। तारानकन, भूत ने चिंता से कॉइडन की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें इसे पीने के लिए मजबूर तो नहीं किया गया था? तभी मानो अपाचे की नज़रों को भांपकर भूतनी ने अपना हरा सिर उठाया और जादूगर की आंखों से आंखें मिलाईं। उसकी बड़ी उलझन भरी आंखें जल्द ही हैरानी से भर गईं। गुरु, आपको मुझ पर शक तो नहीं हो रहा है ना? अपाचे, कोई सबूत नहीं, लेकिन ये सोना इकट्ठा करने वाला कछुए जैसा व्यवहार, ये बहुत संदिग्ध है। तारानकन, जब रीटा ने दुकान में टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाने के लिए कहा तो अपाचे ने उसे कई सेकंड तक एक अजीब सी मुस्कान के साथ घूरा, फिर उसे रसोई की ओर इशारा किया। सिर्फ कैडन ही वहां कभी गया था। अपाचे की निगाहों को अनदेखा करते हुए रीटा बेपरवाही से रसोई घर में गई और छत पर टेलीपोर्टेशन सर्कल अंकित कर दिया। जब वह ब्लू स्टार लौटी और बिस्तर के नीचे से रेंग कर बाहर निकली तो उसने दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनी। नक्शे पर नज़र डालते हुए उसने स्क्रीनिंग वाटर कर्टेन से चिन्हित 2 आकृतियां देखीं। संभवतः वे स्कारलेट और सैमुअल ही थे। 3 सिक्कों वाला रोजाना का काम पूरा करने के बाद रीटा ने अपना भेस उतारा और बिस्तर के नीचे से रेंग कर बाहर निकली। निवालिस बिस्तर पर गहरी नींद में सिमटी हुई थी। उसका छोटा गोल पेट हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर बैठकर उसे कुचल देगा। निवालिस से संक्रमित होने के बाद से नन्ही ड्रैगन ने खाने, सोने और पड़ोस की बिल्लियों के साथ खेलने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब वह काफ़ी बड़ी हो गई थी। रीटा ने निवालिस के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके लिए ड्रैगन एक रूममेट, एक दोस्त और कभी कभार काम आने वाला एक सहायक था, कोई ऐसा जो ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सके। वह अपनी जिंदगी के लिए निवालिस पर निर्भर नहीं थी। उनका रिश्ता आपसी सम्मान का था। चाहे रीटा अब ज्यादा मजबूत हो या निवालिस बाद में, उनका अनुबंध समानता का था। निवालिस को यह तरीका बिल्कुल सही लगा। शुरुआत में ड्रैगन को गेस्ट रूम में सोना पसंद था, फिर वह रीटा के बेडरूम में आ गया। पहले तो उसने सोने के लिए बादल का सहारा लिया, लेकिन बाद में वह बिस्तर पर सोने लगा। रीटा ने उसकी मांग पर उसे हीरे जड़ित तकिया भी दिया था। नीचे रीटा ने सैमुअल और स्कारलेट को घर में आने दिया। कुछ ही दिनों में वे दोनों काफी थके हुए लगने लगे। क्या हुआ? क्या रिक ने उन्हें डरा दिया? तारानकन, ये बहुत अच्छा अवसर था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था। क्या तुमने रिक को गर्भावस्था के बारे में बताया है?
मैंने इसे रोक रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह तुम्हारे साथ साझा करने के लिए एक बड़ा आश्चर्य है। जैसे ही रीटा ने गर्भावस्था के बारे में पूछा, सैमुअल और स्कारलेट के चेहरे पर उदासी छा गई। स्कारलेट ने अपना पेट सहलाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, अभी नहीं। वह पिछले कुछ समय से व्यस्त है, इसलिए हमें उसे बताने का मौका नहीं मिला। आह, जैसी कि उम्मीद थी, वे रिक को लेकर परेशान थे। स्कारलेट ने रीटा की ओर आशा भरी नज़रों से देखा। डार्लिंग, क्या तुम्हारी कोई विदेश में दोस्त है? मैं गर्भावस्था की देखभाल के लिए विदेश जाने के बारे में सोच रही थी। तुम क्या सोचती हो? ओह, ये कितना आधुनिक है, गर्भवती होने के बावजूद भागने की योजना बनाना। तारांकन। रीटा ने सिर हिलाया। आप देश नहीं छोड़ सकते। बी लेवल या उससे ऊपर के दिव्य उपहार वाले सीधे रिश्तेदारों को अभी विदेश जाने की अनुमति नहीं है। ये सिर्फ एक घरेलू नीति नहीं थी, दुनिया भर के देश उच्च स्तरीय प्रतिभाओं पर प्रतिबंध लगा रहे थे। खेल पर इतने लंबे समय से चल रहे आक्रमण के कारण सरकारों को एहसास हो गया था कि अगर समय रहते कालकोठरियों को साफ नहीं किया गया तो राक्षस असली दुनिया में भाग सकते हैं। हर देश को उच्च स्तरीय योद्धाओं या विशेष दिव्य वरदानों वाले योद्धाओं की तत्काल आवश्यकता थी। देश छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति की उसके प्रत्यक्ष रिश्तेदारों के साथ जांच की जानी थी। अगर किसी प्रत्यक्ष रिश्तेदार के पास 20 स्तर या उससे ऊपर का दिव्य वरदान था तो वह देश नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार, अगर उन्हें बंधक बना लिया जाता तो इसका इस्तेमाल इन अनमोल खिलाड़ियों को बरगलाने के लिए किया जा सकता था। यहाँ तक कि दिव्य उपहार के मुद्दे को एक तरफ रख दें तो रीटा के पास ड्रैगन होने से न केवल स्कारलेट, सैमुअल या रिक को घर में ही रहना पड़ेगा, बल्कि उसके करीबी कोई भी व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जा सकेगा। ओह, लेकिन मेरे कोई दोस्त नहीं हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। तारांकन। स्कारलेट ने भौहें चढ़ाईं और कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी फिर बजी। आज का दिन बहुत व्यस्त था। रीटा ने दरवाज़ा खोला और वो था, भिखारी आ गया था। रिक ने एक उपहार अपने सिर के ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, दादा। रीटा, मैं तुमसे मिलने आया था। रीटा एक बार तो रिक के बिन बुलाए आ जाने से नाराज़ नहीं हुई। वह अपनी मुस्कान भी नहीं रोक पाए। बिल्कुल सही समय है, मम्मी पापा भी आ गए हैं। उसे चिल्लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सैमुअल और स्कारलेट पहले ही रिक की आवाज़ सुन चुके थे और सावधान की मुद्रा में खड़े थे। सैमुअल ने कुछ हद तक गंभीर भाव बनाए रखा, लेकिन स्कारलेट स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त और असहज दिख रही थी जब उसने उन भाई बहनों की जोड़ी की ओर देखा जो अभी अभी अंदर आए थे। रिक ने अपने माता पिता को देखा तो उसकी भावनाएं मिली जुली थीं। सज़ा के तौर पर उन्हें अपनी लेवलिंग पार्टी से बाहर निकालने के बाद उसने काफ़ी समय से उनसे बात नहीं की थी, और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की थी। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बेशक वह अब भी नाराज़ था। एक समय ऐसा भी आया था जब उसने गंभीरता से सोचा था कि वह अपनी बीमारी उन्हें दे देगा, लेकिन शायद कहीं गहरे में हर किसी का एक हिस्सा ऐसा होता है जो पीछे हटता है। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि रिक को भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके पास विवेक है। रिक ने सीधे स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बात नहीं की, बल्कि उसने सैमुअल और स्कारलेट को देखा, जिनके पूरे व्यवहार में तनाव और अपराधबोध साफ झलक रहा था। उन्हें साफ तौर पर अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। उसका ठंडा दिल थोड़ा नरम पड़ गया। रिक ने मुस्कुराते हुए सोफे की ओर इशारा किया, बैठिए। रीटा ने रिक के सामने ठंडा सोडा रखा और अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ, बैठ जाओ। जब तक ये अच्छे दिन हैं, इनका पूरा आनंद लो। सैमुअल और स्कारलेट आज्ञाकारी ढंग से बटेरों की तरह नम्रता से बैठ गए। स्कारलेट ने और भी सहज दिखने की कोशिश की, जबकि पहले वह अपने पेट की सुरक्षा कितनी सावधानी से कर रही थी, उसके बिल्कुल विपरीत। रीटा मुस्कुराई, माँ, पिताजी, क्या आपके पास रिक को बताने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है? चलो, उसे बताओ। रिक को थोड़ा भावनात्मक झटका देने का समय आ गया है। रिक ने उत्सुकता से अपने माता पिता की ओर देखा। अच्छी खबर क्या है? सैमुअल और स्कारलेट, वे एक पल के लिए अजीब सी खामोशी में खड़े रहे, फिर अचानक, मानो उन्हें एहसास का झटका लगा हो, स्कारलेट बोल पड़ी, ओह, मुझे अभी याद आया, मैंने चूल्हे पर कुछ पकना छोड़ दिया था। हमें चलना चाहिए। रीटा, अभी अपने भाई को मत बताना, मैं चाहती हूँ कि यह उसके लिए एक सरप्राइज हो। रिक, मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी, ठीक है? सैमुअल ने जल्दी से सिर हिलाया, हाँ हाँ, चलो हम सब जल्द ही साथ में खाना खाएंगे। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। बिना एक शब्द कहे वे अत्यंत तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गए। एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें। रीटा वहीं हक्की बक्की खड़ी रही। उसने धीरे से कहा, क्या हमें यहीं खाना नहीं खाना चाहिए था? रिक का चेहरा ठंडा पड़ गया था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके माता पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें पता था कि उसे गुस्सा दिलाएगा। सिर्फ रीटा ही स्थिति की गंभीरता से अनजान थी और उसे यह अच्छी खबर लग रही थी।
गहरी सांस लेते हुए रिक ने अपना गुस्सा दबा लिया। अभी विस्फोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे रीटा को पता चल सकता है कि कुछ गड़बड़ है। रिक ने अपने अंदर के गुस्से और कड़वाहट को दबाते हुए रीटा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, शायद वे बस कुछ समय अकेले में बिताना चाहते थे। रीटा ने आह भरते हुए कहा, शायद यही बात है। तो फिर तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? रिक का चेहरा जटिल हो गया, निराशा, कमजोरी और जिद का मिश्रण। लेकिन जब उसने रीटा की तरफ देखा तो उसकी आंखें विश्वास और उम्मीद से भर गईं। रीटा को मानना पड़ा कि वह वाकई देखने में अच्छा था। चेहरे पर इन परस्पर विरोधी भावों के बावजूद वह कहीं से भी अजीब नहीं लग रहा था। दरअसल उसका कोमल, उदास चेहरा उस पर खूब जंच रहा था, एक सच्चा, छोटा सफ़ेद फूल जैसा। लेकिन रीटा प्रभावित नहीं हुई। 6 फुट 2 इंच के एक आदमी को इतना दयनीय व्यवहार करते देखना बस अजीब था। ज़ोई सांचेज़ कैमिला टेलर, आपकी पसंद कुछ और ही है। तारांकन। रिक ने एक लंबी सांस छोड़ी। आह! रीटा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। बस वही कह दो जो तुम कहने आए हो। रिक ने अंततः बताया, ज़ोई स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के प्रशिक्षण शिविर में गई थी, लेकिन उसने मुझे नहीं लिया। उसने कहा कि वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। रीटा ने सिर हिलाया। जैसा कि उम्मीद थी, मदद की भीख मांगने आए हूँ। तारांकन, उसने कहा, देखिए, उनकी ज़रूरतें बहुत सख्त हैं। अगर आप ब्यूरो का हिस्सा नहीं हैं तो ज़्यादातर सुविधाओं का फ़ायदा आपको सिर्फ पैसे देकर ही मिलेगा, और कुछ मुख्य कार्यक्रमों में तो आप पैसे देकर भी शामिल नहीं हो सकते। क्या आपके पास कोई खास सामान या उपकरण है? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रिक ने सिर हिलाया। उसे मिलने वाली हर वस्तु या उपकरण के लिए पहले ज़ोई की मंजूरी ज़रूरी थी। उस अनुबंध को तोड़ने पर वह तुरंत सतर्क हो जाती। अगर वह अनुबंध का उल्लंघन करता तो एक यादृच्छिक विशेषता बिंदु काटकर उसे हस्तांतरित कर दिया जाता। अगर अनुबंध 24 घंटों के भीतर पूरा नहीं होता तो यह उसके अधिकतम स्वास्थ्य को कम करना शुरू कर देता। रीटा ने आह भरी। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती? सच कहूं तो ब्यूरो को पोषण या इंजीनियरिंग की कोई परवाह नहीं है, उनके पास इसके लिए अपने पेशेवर लोग हैं। बेशक, अगर तुम ढेर सारा सोना दे सको तो शायद काम भी चल जाए। क्या तुम्हारे पास है? मैं तुमसे मांग सकती हूँ। रिक ने फिर से अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज़ में बोला, मुझे अपने सारे खर्च की जानकारी ज़ोई को देनी होगी। अगर उसके मना करने के बाद भी मैं ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए पैसे देता हूँ तो यह उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसा होगा। वह गुस्सा हो जाएगी। रीटा अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पाए और अपने पैर पर जोर से पटक दी। वह लगभग पागल हो गई। उसे गुस्सा क्यों होना चाहिए? और अगर गुस्सा हो भी जाए तो क्या? रिक ने नीचे देखा, उसकी आवाज़ भावुकता से भर गई। वो मुझे कोड़े मारती थी। वो मुझे तब तक पीटती थी जब तक मेरा स्वास्थ्य 5% तक गिर नहीं जाता, फिर मुझे ठीक करती और फिर से शुरू करती। एक बार तो वो खुद को रोक नहीं पाए और मेरा स्वास्थ्य 3% तक गिर गया। रीटा, मेरी जिंदगी बदहाल है। रीटा, मत हंसो। रीटा, तुम हंस नहीं सकती। पिछले जन्म के बारे में सोचो। तुम इस पर कैसे हंस सकते हो? तारांकन। रीटा के लिए अपनी हंसी रोकना बहुत कष्टदायक था। उसने अपने पिछले जीवन के विश्वासघात और छल को याद करने की कोशिश की, एक अनुबंध के माध्यम से लगभग गुलाम बना दिए जाने का अपमान, अपने अंगों पर इनामों के साथ शिकार किए जाने की पीड़ा, वो दयनीय समय जब उसका स्वास्थ्य 5% तक गिर गया था, जब वह एक पुल के नीचे छिपी हुई थी और अपने स्वास्थ्य के धीरे धीरे ठीक होने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, और उससे दिव्य उपहार छीन लिए जाने से उत्पन्न तीव्र घृणा। कितना दर्दनाक। रीटा, उन पलों के बारे में सोचो। तुम कैसे हंस सकती हो? तारांकन। रिक ने शिकायत की, उसने तो यहाँ तक कहा कि मैं शापित हूँ और अपने सहयोगियों के लिए दुर्भाग्य लेकर आता हूँ। रीटा नाटकीय ढंग से खड़ी हो गई, उसकी आवाज़ भर्रा गई और वह चिल्लाई, ये तो बहुत ज़्यादा है। वाह, कितना करीब था। मैं जोर से हंस पड़ा। तारांकन। रिक ने पहले तो शायद बड़ा चढ़ाकर बात कही होगी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ये स्पष्ट हो गया कि वह सचमुच परेशान था। एक अमीर दामाद के रूप में जीवन वास्तव में कठिन था। यदि सैमुअल उसे लगातार यह न बताता कि विल्सन परिवार उस समय कितना शक्तिशाली और धनी था, तो उसे इस जीवन शैली से इतनी अधिक उम्मीदें न होतीं। रिक एक प्रतिष्ठित परिवार में दामाद होने की अनकही कठिनाइयों के बारे में लगातार बोलता रहा। रीटा, क्या? रीटा, वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? रीटा, ये बहुत अनुचित है, बहुत ज़्यादा। रीटा, मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। यद्यपि उसके शब्द उग्र थे, लेकिन उसकी मुद्रा पूरी तरह से शांत थी। वह सोफे पर मजबूती से बैठी थी, 1 इंच भी हिली नहीं। लगभग आधे घंटे के बाद रिक ने अपना गला गीला करना बंद कर दिया, उसका मुंह सारी बातें करने से सूख गया था। रीटा अपने पैरों को फैलाने के लिए उठी, उसकी जांघ इतनी कसकर पकड़ ली थी कि वह खुद को हंसने से नहीं रोक पा रही थी, जिससे वह सुन्न हो गई थी। रिक ने विनती की, बहन, अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुम मुझे प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने में मदद करोगी तो ज़ोई नाराज़ नहीं होगी।
एम्पायर के साथ और अधिक कहानियाँ खोजें। रीटा ने ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मेरे पास अभी देने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगी। मैं ये करूंगी। जोई से कहो कि अगर वो तुम्हें ट्रेनिंग कैंप ले जाए तो मैं उसे हर बार ड्रैगन से लड़ने पर एक अनदर हैप्पी डे स्किल क्रिस्टल दूंगी। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं उन्हें सीधे नहीं दे सकती, लेकिन ब्यूरो से खरीद सकती हूँ। मेरे लिए अपने कौशल क्रिस्टल खरीदना तुम लोगों से ज़्यादा आसान है। हर ड्रैगन लड़ाई के लिए मैं तुम्हें एक क्रिस्टल दूंगा जब तक कि तुम ड्रैगन को सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर लेते। रिक के होंठ कांप रहे थे। एक पल के लिए तो वह बोल ही नहीं पाया। उसे लगा जैसे रीटा ही दुनिया की इकलौती इंसान है जो सचमुच उसकी परवाह करती है। रीटा ने देखा कि रिक का विश्वास स्तर पुनः 87 तक पहुंच गया। रिक ने रीटा को गले लगाया। शुक्रिया बहन। रीटा ने उसकी पीठ थपथपाई। मैं हर संभव मदद करूंगी, और अगर सब कुछ नाकाम रहा तो बस उसे तलाक दे दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। एक साथ रात्रि भोज के बाद रिक ने बताया कि वह उनके माता पिता से मिलना चाहता है। रीटा ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। तुम हमेशा मुझसे ज़्यादा बच्चों जैसे रहे हो। चलो। रिक के जाते ही रीटा ने मुसीबत खड़ी करने की योजना बनानी शुरू कर दी। वह चुपचाप बैठकर रिक और जोई को मुश्किलों से निकलकर कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकती थी। क्या वह उनका कदम रखने वाला पत्थर थी? रीटा रिक की मदद करने के लिए इसलिए राजी हुई थी क्योंकि उसे 70% यकीन था कि वह पूरी बात बिगाड़ सकती है। वह पहले से ही जोई की ट्रेनिंग में खलल डालने की योजना बना रही थी, और अब वह रिक को भी इसमें शामिल करने वाली थी। अपनी कालकोठरी के किराए से प्रशिक्षण शुल्क वसूल हो जाता था। वह शैडो क्यू से अपने लिए अनाम पत्र कौशल क्रिस्टल खरीदने के लिए कह सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि शैडो क्यू शायद अभी भी व्यस्त होगी और लगातार उस पर निर्भर रहने से अंततः संदेह पैदा होगा। इस पर विचार करने के बाद उसने स्वयं ही इसे संभालने का निर्णय लिया। हाँ, ब्रूक्स को ढूंढने का समय आ गया है। तारांकन। इस समय तक ब्रूक्स को कुछ प्रसिद्धि मिल चुकी थी और उसकी प्रतिष्ठा मिश्रित थी। लोग उसे प्यार भी करते थे और नफरत भी। ब्रूक्स के पास अविश्वसनीय मात्रा में जानकारी थी। कुछ लोगों को तो ये भी शक था कि वह एक रहस्यमयी शख्सियत है जो किसी के खून के जरिए उसके राज जान सकती है। लेकिन जल्द ही लोगों को उसके कामों से समझ आ गया कि वह शख्स नहीं थी। ब्रूक्स कोई भी जानकारी खरीदती और बेचती, बशर्ते आप पैसे दें, और वह आपको जानकारी इकट्ठा करने में भी मदद करती। लेकिन उसकी विश्वसनीयता ऊंची भी थी और नीची भी। अगर आप किसी जानकारी के लिए 5 गोल्ड देते और कोई उसे और ज़्यादा देता, तो वह आपको झूठी जानकारी बेचती, फिर वापस आकर पक्ष बदलने के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगती। बेशक वह आपके पैसे वापस नहीं करती। वह एक ही जानकारी कई लोगों को अलग अलग दामों पर बेचती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पास ये जानने का जरिया था कि किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है और वह कितना अमीर है। यहाँ तक कि मंचों पर एक ट्रेड भी था, जहाँ ब्रूक्स से जानकारी खरीदने वाले कुछ लोगों ने नोट्स की तुलना की और पाया कि उन सभी ने एक ही विषय पर जानकारी खरीदी थी, लेकिन अलग अलग कीमतों पर। एक ने 1 स्वर्ण का भुगतान किया, दूसरे ने 2 का भुगतान किया, तीसरे ने केवल 30 रजत का भुगतान किया, और किसी अन्य ने 1 स्वर्ण और 21 रजत का भुगतान किया। अंत में सभी ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रूक्स के पास बिग डेटा नामक एक दिव्य उपहार हो सकता है जो यह आकलन कर सकता है कि किसी के पास कितना पैसा है और उसके अनुसार कीमतें निर्धारित कर सकता है। मशहूर होने के बाद से ब्रूक्स अब शायद ही कभी काला बाजार जाती थी, डरती थी कि कहीं उसे शिकार न बना लिया जाए। लेकिन रीटा, जो एक बार ब्रूक्स के साथ अपनी जान बचाकर भाग चुकी थी, उसके छिपने के ठिकानों को जानती थी। अपने भेस कौशल के कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार करने के बाद रीटा ने एक ऐसा पहनावा पहना जिससे वह 70 या 80 साल की एक बुजुर्ग महिला जैसी दिख रही थी। उसने निवालिस को जगाया, उसे एक वीडियो गेम दिया और कहा कि अगर कोई आए तो रीटा को बता दे। ब्रूक्स के कौशल के बारे में विश्लेषण को याद करते हुए उसने अपनी जेबों से सारा सोना खाली कर दिया तथा उसे निवालिस की सुरक्षा के लिए एक संदूक में रख दिया। मानो खजाने की रक्षा करना निवालिस की छिपी हुई प्रतिभा थी। छोटे ड्रैगन ने तुरंत खुद को बड़ा कर लिया, छाती के चारों ओर कलिंग किया और अपनी शिकार को छोड़कर चमकती आंखों से सोने को देखने लगा। रीटा ने चिंतित भाव से निवालिस की ओर देखा, जो संदूक को ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई अजगर अपने खजाने की रखवाली कर रहा हो। फिर अपनी अदृश्यता और प्रेत शिफ्ट को सक्रिय करते हुए वह लॉस एंजल्स के काले बाजार की ओर चल पड़ी। अपनी अदृश्यता को त्यागने के बाद वह ब्लैक मार्केट के सामने सड़क के दूसरी ओर स्थित मैकडॉनल्ड्स में चली गई। जैसा कि ब्रूक्स ने एक बार कहा था, वह पैसे के लिए जानकारी नहीं बेचती, उसे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस इस खतरे से जूझने का आनंद आता था, ये जानते हुए कि किसी भी पल उसकी पोल खुल सकती है। इसलिए उसने कालाबाजारी छोड़ दी और पास के मैकडॉनल्ड्स में रात की पाली में काम करने लगी, जहां वह पुराने ग्राहकों या नए नियत ग्राहकों के आने का इंतजार करती थी। रीटा काउंटर के पास पहुंची और कैशियर से पूछा, क्या ब्रूक्स यहाँ है? कैशियर ने उसे एक बार देखा और कहा, 1 मिनट रुको।
कुछ सेकंड बाद कैशियर वापस आया और उसके साथ एक युवती थी जो साफ सुथरी और मासूम लग रही थी। जैसे ही लड़की ने रीटा को देखा, उसने एक हाथ से अपनी आंखें ढक लीं और चिल्लाई, वाह, चमकदार। रीटा, जिसके पास केवल 50 चांदी बची थी, उसे अपने पिछले जन्म में ब्रूक्स से हुई पहली मुलाकात याद आ गई। तब ब्रूक्स ने कहा था, वाह, तुम तो बहुत कंगाल लग रही हो। रीटा को शक था कि ब्रूक्स का दिव्य वरदान उसे सिर्फ यह नहीं बताता कि कोई अमीर है या गरीब, ये तो ये भी बता सकता है कि उनके पास कुल कितनी दौलत है। निवालिस के पास सोना छिपाना भी उसके लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, क्योंकि एक तरह से वह और निवालिस जुड़े हुए थे। रीटा का दिल तुरंत बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि जैसे अपाचे जादुई उतार चढ़ाव के जरिए ब्लू प्लैनेट के इंसान का भेष बदलने वाले व्यक्ति को पहचान लेता है, वैसे ही इस तरह का धनवान आभामंडल भी एक खामी है जिसे उसका भेष बदलने का हुनर भी नहीं छिपा सकता। धन संपत्ति लीडरबोर्ड पर गुमनामी ने सिर्फ उसकी पहचान छिपाए, असली दुनिया में उसकी दौलत नहीं। और उसकी संपत्ति और दूसरों के बीच इतना बड़ा अंतर होने के कारण उसके स्तर का कोई और मिलना मुश्किल होगा। अगर कोई उसे व्यक्तिगत रूप से पहचान भी ले तो क्या उसकी पोल मिनटों में नहीं खुल जाएगी? क्या ये ब्रूक्स का दिव्य उपहार कौशल है या कोई विशेष उपकरण? क्या इसकी कोई सीमाएं हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के रीटा ने अपनी चावेज वॉच का ऊर्जा बचत मोड बंद कर दिया और ब्रूक्स की विस्तृत जानकारी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इससे पहले जब वह ब्रूक्स के साथ काम कर रही थी तो चीज़ें जल्दबाजी में होती थीं और उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। तारांकन चरित्र तारांकन माइटी सॉक्स स्तर 3 2.783%। तारांकन जाति तारांकन मानव। तारांकन नस्लीय प्रतिभा तारांकन मरे हुए की इच्छा भोजन। तारांकन स्वास्थ्य तारांकन 100/100। तारांकन मन तारांकन 150/150। तारांकन शक्ति तारांकन 8। तारांकन संविधान तारांकन 10। तारांकन खुफिया तारांकन 11। तारांकन चपलता तारांकन 17। तारांकन भाग्य तारांकन 7। तारांकन करिश्मा तारांकन 7। तारांकन दिव्य उपहार तारांकन सब कुछ जानने वाला बी ग्रेड। तारांकन कौशल 1 तारांकन सच या झूठ। आप किसी भी जानकारी की सच्चाई का पता लगा सकते हैं, चाहे वह टेक्स्ट हो, इमेज हो, कहानी हो या भविष्यवाणी। इस कौशल का इस्तेमाल करने पर आपको पता चल जाएगा कि वह सच है या झूठ। ये कौशल इस स्तर या उससे ऊपर की जानकारी मिलने पर काम नहीं कर सकता। हर बार इस्तेमाल करने पर आपका 20% मान खर्च होता है और कूलडाउन एक प्राकृतिक दिन का होता है। तारांकन कौशल 2 तारांकन मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, इस कौशल का उपयोग करने के बाद आप एक झूठा संदेश दे सकते हैं और अगले 7 दिनों तक हर कोई इस झूठे संदेश को सच मानेगा। प्रत्येक प्रयोग आपके 100% मान का उपभोग करता है और कूलडाउन 15 प्राकृतिक दिनों का होता है। ब्रूक्स के साथ रेस्टोरेंट के एक कोने की ओर चलते हुए रीटा ने ब्रूक्स की जानकारी पढ़ी। उसकी जाति और प्रतिभा देखकर उसे एहसास हुआ कि ब्रूक्स ने क्लोज्ड बीटा में हिस्सा लिया था और वह वास्तव में एक अनडेड मृत प्राणी था। उसने सोचा कि क्या शहर में कभी उनकी मुलाकात हुई थी। अब तक रीटा ब्रूक्स के साथ हल्की फुल्की बातें करती रही थी, मौसम के बारे में या किसी दोस्त से इस जगह के बारे में सुनने के बारे में। ब्रूक्स का पहला हुनर पढ़ने के बाद ही उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। यह उसके पिछले जीवन में जितनी गहरी जानकारी थी उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। क्या होगा अगर कोई कागज पर लिख दे, धन संपत्ति सूचकांक में शीर्ष स्थान रीटा का है? क्या ब्रूक्स अपनी सत्य पता लगाने की क्षमता का इस्तेमाल करके उसकी पहचान पता लगा पाएगी? क्या उसकी घड़ी इस क्षमता को रोक पाएगी? जैसे ही उसने दूसरे कौशल का विवरण पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि स्थिति कहीं ज्यादा खराब थी। जैसे ही उसने उसे पढ़ना समाप्त किया, कौशल विवरण पर धुंध की एक परत छा गई, जो घड़ी की अंतर्दृष्टि क्षमता के प्रभाव में छट गई और नीचे छिपी असली जानकारी सामने आ गई। तारांकन कौशल 2 तारांकन हम पास तो नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस कौशल का इस्तेमाल किसी लक्ष्य पर करने के बाद आप उनके मन के विचार सुन सकते हैं। आप उनकी आवाज़ जितनी दूर से सुनेंगे, कौशल की कास्टिंग दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। आप उनके विचारों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस्तेमाल का हर मिनट आपके मन का 1% खर्च करता है। रीटा का मन और आत्मा दोनों एक साथ चीख उठे। इससे भी बुरी बात यह थी कि जैसे ही उसने ये पढ़ना समाप्त किया, उसने देखा कि माइटी सॉक्स का मैना बार 97% तक गिर गया था और ब्रूक्स धीरे धीरे डर के मारे अपना सिर घुमा रहा था और सीधे उसकी ओर देख रहा था। ब्रूक्स भी हैरान था। इस बुजुर्ग महिला की अंतरात्मा की आवाज़, हालांकि हकलाती और बिखरी हुई थी, साफ होती जा रही थी। और जितना ज्यादा वह सुनती, उतना ही ज्यादा परिचित लगती। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे बुजुर्ग महिला अपनी दिव्य प्रतिभाओं का बखान कर रही हो?
दोनों ने एक ही समय पर एक दूसरे की ओर इशारा किया और एक साथ चिल्लाए, रीटा, बिल्कुल नहीं, क्या ये तुम हो? ब्रूक्स, बिल्कुल नहीं, है ना? एम्पायर में छिपी कहानियों की खोज करें। वे चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे। एक पल के लिए तो मानो समय थम सा गया। ये कहना मुश्किल था कि उनमें से किसे इस समय ज्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो, जो दरवाजे की दरार से झांक रहा हो और फिर उसकी नज़र घर के मालिक से टकरा जाए। वे दोनों चीखना चाहते थे। अगले ही पल बूढ़ी औरत हरकत में आ गई। बुजुर्ग महिला, जो अभी अभी इतनी कमजोर लग रही थी कि हवा के झोंके से उड़ जाएगी, अचानक तनकर सीधी खड़ी हो गई। उसने तेजी से ब्रूक्स की गर्दन पकड़ी और उसका सिर पीछे की ओर झुका दिया। दूसरे हाथ से उसने याददाश्त मिटाने वाली दवा की एक शीशी निकाली, अकेले ही उसका कॉर्क खोला और ब्रूक्स के मुंह में डाल दी। इस पूरी प्रक्रिया में 2 सेकंड से भी कम समय लगा और औषधि ब्रूक्स के गले में उतर गई। पूरे रेस्टोरेंट में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सब मुंह खोले घूर रहे थे। गर्मागर्म पंखों की ट्रे लिए एक ग्राहक तेजी से अपना खाना छुपाकर सावधानी से पीछे हट गया। हैरान कर देने वाली बात है, 80 साल की दादी ने अचानक ऐसा क्यों किया? रीटा को जैसे ही यकीन हुआ कि उसने दवा निगल ली है, उसने बोतल जेब में रखी और दौड़ पड़ी। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल हवा में लहराते हुए बिजली की गति से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए और किसी के कुछ कहने से पहले ही गायब हो गए। इस बीच ब्रूक्स अभी भी झुका हुआ था और रेस्तरां के बीच में खांस रहा था। कुछ सेकंड बाद वह सीधी खड़ी हुई और उलझन में इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि सब उसे ही घूर रहे हैं। क्या हुआ? ट्रे पकड़े ग्राहक ने संक्षेप में बताने से पहले काफ़ी समय लिया। अच्छा, ओह, एक बूढ़ी महिला थी और वह आपके साथ चल रही थी। फिर आप दोनों ने बस एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। फिर आप दोनों ने कुछ ऐसा कहा, नहीं हो सकता, और फिर वह आप पर कूद पड़ी और आपको एक औषधि पिला दी। माइटी सॉक्स। रीटा, अब अदृश्य, रेस्टोरेंट से भाग गई। उसने ब्रूक्स के साथ हुई हर बातचीत को मन ही मन दोहराना शुरू कर दिया और सोचने लगी कि क्या उनके पिछले सौदों के दौरान उसे कभी कोई आपत्तिजनक बात सूझी थी। शायद नहीं, ज्यादा से ज्यादा वह कुछ इस तरह सोचती थी, इस तरह वे मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर कौन सोच सोचकर अपना नाम सोचता है? उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। अब से उसे हर किसी से मिलते ही उसकी दिव्य देन की जांच करने की आदत डालनी होगी। पिछली बार उन्होंने खुद को खिलाड़ियों की प्रतिभा पर लगातार नजर रखने के लिए आगाह किया था, लेकिन हर दिन इतने सारे लोगों के आसपास रहने के कारण आत्मसंतुष्ट हो जाना आसान था। रीटा ने मन ही मन ये सबक नोट कर लिया। उसे फिलहाल खुफिया जानकारी हासिल करने की अपनी योजना टालनी होगी। सबसे पहले उसे अपने विचारों को छिपाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी, अपनी संपत्ति को छिपाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। खासकर दूसरी बात, यह एक ऐसी कमजोरी थी जिसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। चावेज वॉच की छिपाव क्षमता भी मन पढ़ने को क्यों नहीं रोक सकी? हे भगवान, माइटी सॉक्स ने अपनी पिछली बातचीत में कितना कुछ सुना था। ये कौशल बहुत ही घृणित है। एक दिन वह इसे अपने लिए प्राप्त कर लेगी। घर वापस आकर रीटा ने अपना भेष निष्क्रिय कर दिया और आखिरकार निवालिस की पकड़ से पैसों का डिब्बा छीनने में कामयाब रही। अपाचे की तरह उस छोटे ड्रैगन में भी एक घातक खामी थी, वह सुंदरता की दीवानी थी। निवालिस के अनुसार वह रीटा का पीछा करने के लिए इसलिए तैयार हुई क्योंकि रीटा ताकतवर थी, और दूसरी वजह यह थी कि वह सुंदर थी। जब रीटा ने पैसे का बक्सा ले लिया तो निवालिस ने शिकायत की, वह इसे थोड़ी देर और अपने पास रखना चाहता था। निवालिस बिस्तर पर लौटते हुए बड़बड़ाने लगा, अन्य मालिक हमेशा अपने पालतू जानवरों को अपने खजाने की रखवाली करने देते हैं। रीटा को यह पसंद नहीं आया। प्यारा बनने से काम नहीं चलेगा। हम बराबर हैं, याद है? तुम कोई पालतू जानवर नहीं हो। निवालिस पलटकर करवट लेकर लेट गई। अपने पंख के सिरे से सिर को सहारा देते हुए वह उदास हो गई। तुम बदल गए हो। तुम कहते थे कि तुम्हें मेरी सुरक्षा की जरूरत है। तुम कहते थे कि मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूं। तुम मुझे ऊंचा उठाते थे और अपना चिहुआहुआ कहते थे। अब मैं बस कुछ सिक्कों से खेलना चाहता हूं और तुम मुझ पर गुस्सा हो जाते हो। जब आपने पहले सोने का वह बक्सा लिया था तो आपके मन में यही विचार थे, एक भी तांबे का सिक्का गायब नहीं है, और क्या मेरे निवालिस बच्चे को आज अकेलापन महसूस हुआ? रीटा, निवालिस ने आह भरते हुए कहा, अब मैं समझ गया। मौन भी एक उत्तर है। रीटा ने चुपचाप नाइट स्टैंड से अपना टैबलेट उठाया, उसे अनलॉक किया, वीडियो ऐप खोला और फिर अपना वॉच हिस्ट्री चेक किया। हम सब कार्टून थे, कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। उसने निवालिस के आसपास के इलाके को देखा पर उसे अपना फ़ोन नहीं दिखा। तुम आजकल क्या कर रही हो? निवालिस पलटी और अपनी पीठ रीटा के सामने कर दी। रीटा को याद आया कि कैसे उसने निवालिस को स्कारलेट से तस्वीरें भेजने के लिए फ़ोन दिया था। उसने पूछा, क्या मेरी माँ तुम्हें कुछ अजीब सिखा रही है? निवालिस तुरंत लेट गया और खर्राटे लेने का नाटक करने लगा। रीटा ने निर्णय लिया कि वह किसी और समय स्कारलेट से इस बारे में सीधे पूछेगी।
आधी रात को नाश्ता करने के लिए जैसे ही वह नीचे जाने वाली थी, वह रुक गई। निवालिस के पास इतने सारे हुनर थे, शायद वह मदद कर सके। वह जल्दी से पीछे मुड़ी, बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, अजगर की पीठ थपथपाई और प्यार से पूछा, हमारी चतुर छोटी निवालिस, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे दूसरे लोग यह न देख सकें कि तुम्हारी प्यारी बहन के पास कितना पैसा है? निवालिस ने कराहते हुए कहा, बस करो। जब तुम ऐसा व्यवहार करते हो तो ड्रैगन भी डर जाते हैं। कुछ घंटे पहले। रीटा, पराजित ड्रैगन, चापलूसी की कोई जरूरत नहीं। तारांकन। कुछ घंटे बाद। रीटा, हाय मेरी प्यारी बच्ची। रीटा ने नन्हे अजगर को गले लगाया और उसे कुछ कुरकुरे खाने को दिए। बहन को थोड़ी परेशानी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? निवालिस ने झटके से चबाते हुए मुंह भरकर कहा, मुझे बताओ क्या हो रहा है। रीटा ने उस स्थिति के बारे में बताया कि कोई व्यक्ति उसके धन और भाग्य को भांप सकता है। किसने सोचा होगा कि अमीर होना एक बोझ हो सकता है? निवालिस ने उत्तर दिया, ओह यह आसान है। मैं आपकी धन संपत्ति की थैली में सुरक्षा की एक परत जोड़ सकता हूँ, जैसे मैं अपने दिव्य उपहार को छुपाता हूँ। इस तरह अन्य लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। रीटा को राहत मिली कि अब समस्या का समाधान हो सकता है। उसने तुरंत थैली निवालिस को थमा दी। बिना किसी हिचकिचाहट के निवालिस ने थैली पर सफ़ेद धुंध का एक झोंका उड़ाया और कुछ सेकंड बाद उसने हल्की सी डकार ली। सब हो गया। संतुष्ट होकर रीटा ने थैली रख दी। अगर ड्रैगन ने कहा कि ठीक हो गया तो ठीक हो गया, इस पर सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। रीटा ने फिर पूछा, क्या आप मन पढ़ने के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप किसी को अपने आंतरिक विचार सुनने से रोक सकें? निवालिस ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे उन चालाक कौशलों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। रीटा ने उसे धीरे से सुधारा, रहस्यमय प्रकार। मेरे साथ कहो, रहस्यमय प्रकार। निवालिस ने सिर हिलाया, ओह क्या आपके पास भी ऐसा ही कोई कौशल है? रीटा ने निवालिस का मुंह बंद कर दिया, शश बात मत करो, मैं यह नहीं सुनना चाहती। हालांकि निवालिस मन पढ़ने की समस्या हल नहीं कर सका, रीटा निराश नहीं हुई। एक समस्या हल करना ही काफ़ी था। दोनों में से किसी ने भी मुआवजे का जिक्र नहीं किया, उनके बीच एक खास तरह की अव्यक्त समझ थी। दोनों एक दूसरे की मदद करने को तैयार थे, बिना किसी को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किए जो उन्हें पसंद न हो। कभी कभी एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए नाटकीय अनुभवों की ज़रूरत नहीं होती। रोज़ाना बातचीत और एक दूसरे की सीमाओं और व्यक्तित्व को समझना भी उतना ही प्रभावी हो सकता है। रीटा का भेस कौशल अभी भी ठंडा पड़ रहा था, इसलिए ब्रूक्स से मिलने का यह सही समय नहीं था। उसने सोचा कि ब्रूक्स शायद अब तक बुरी तरह डर गया होगा। चाकू की धार चाट रहा है ना? शर्त है इस बार तुम खुद को ही काट लोगे। ... जब रीटा एक बूढ़ी महिला की भूमिका निभा रही थी और आधी रात को मैकडॉनल्ड्स में ब्रूक्स को औषधि पिला रही थी, रीटा का घर छोड़कर रिक सैमुअल और स्कारलेट से मिलने गया, लेकिन विला के बाहर खड़े होकर वह झिझक रहा था। वह वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। उन्होंने कई संभावनाओं पर विचार किया, एक एक करके उन्हें खारिज किया और आखिरकार एक ही संभावना बची। सैमुअल और स्कारलेट एक और बच्चा पैदा करने वाले थे। वे एक नए, स्वस्थ और बेदाग बच्चे को दुनिया में ला रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या कहे, अपना गुस्सा और दुख कैसे जाहिर करे, लेकिन जब बात आई तो उसका दिमाग ठंडा पड़ गया। उसके विचार रात के समय विला क्षेत्र की तरह शांत थे। क्रोध और टकराव बेकार थे। ये आपके साथ गलत करने वाले को दोषी या पछतावा महसूस नहीं कराएंगे। अगर लोग इतनी आसानी से दोषी महसूस कर लेते तो वे आपके साथ गलत करते ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे रीटा ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, क्या उसे कभी भी सैमुअल के साथ मिलकर उसे धोखा देने की साजिश रचने के लिए दोषी महसूस हुआ? नहीं, कभी नहीं। उसने बस यही सोचा कि उसकी बहन भोली है और उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसने तय किया कि आगे से वह उससे कम झूठ बोलेगा। रिक आधी रात तक वहीं खड़ा रहा। आखिरकार उसने अपने फैमिली ग्रुप चैट में सैमुअल को एक मैसेज भेजा, तारांकन परिवार, मैं गलत था। तारांकन, यदि आप अभी भी मुझे अपने बेटे के रूप में चाहते हैं तो आपको बच्चे से छुटकारा पाना होगा। आश्चर्य की बात नहीं कि वे दोनों जाग रहे थे और उन्होंने लगभग तुरंत ही जवाब दे दिया, जिससे रिक के संदेह की पुष्टि हो गई। तारांकन सैमुअल, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तारांकन रिक, तुम्हारे पापा जानते हैं कि ये एक गलती थी। ये बच्चा वाकई एक हादसा था। बच्चे के जन्म के बाद हम उन्हें बता सकते हैं कि तुम उनके पिता हो। क्या ये ठीक है? तारांकन स्कारलेट भी नहीं चाहती थी। तारांकन, हाँ यह मेरी गलती है। मेरा शरीर स्वाभाविक रूप से उपजाऊ है। एम्पायर पर अपनी अगली किताब पढ़ें। तारांकन सैमुअल, मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। तारांकन रिक, कृपया अपने पिता को समझने की कोशिश करो। तारांकन स्कारलेट भी नहीं चाहती थी। तारांकन रिक, अपनी माँ को माफ़ कर दो।
तुम हमेशा मेरे सबसे प्यारे बच्चे रहोगे। तारांकन तारांकन परिवार, मैं गलत था। तारांकन तारांकन, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। माँ, जितना ज़्यादा इंतज़ार करोगी तुम्हारी सेहत के लिए उतना ही खतरा होगा। जितनी जल्दी हो सके कर लो। ऐसा कहकर उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और विल्सन परिवार के विला पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद वहाँ से चले गए। अगले दिन रीटा सुबह जल्दी उठकर कालकोठरी में 2 घंटे तक कड़ी मेहनत करती रही, जिससे लेवल लीडरबोर्ड पर शीर्ष 30 में उसकी जगह पक्की हो गई। फिर वह 1 घंटे की कक्षाओं के लिए लानिया काया स्टार पहुंची। दोपहर तक वह ब्लू स्टार पर वापस आ गई, मूनफॉक्स की सामग्री का अध्ययन कर रही थी, छत पर दिए गए अपने ऑर्डर पूरे कर रही थी, दोपहर में प्रशिक्षण ले रही थी और शाम को खाना बना रही थी। उसका ज़्यादातर खाना निवालिस के पेट में चला जाता था। निवालिस हवा में मंडरा रहा था, रीटा को खाना बनाते हुए देखते हुए चिप्स खा रहा था। लगता है तुम रोज़ ही व्यस्त रहती हो, रीटा ने उसे सुधारते हुए कहा। मेरे पास दिन के हर मिनट में करने के लिए कुछ न कुछ रहता है। इसे कहते हैं उत्पादक होना। निवालिस ने सिर हिलाया। तो फिर मैं भी काफ़ी उत्पादक हूँ। खाता हूँ, सोता हूँ, खेल खेलता हूँ और बिल्लियाँ पालता हूँ। रीटा, इसमें कोई बहस नहीं है। रीटा को तभी सुरक्षा का एहसास होता था जब वह लगातार खुद को बेहतर बना रही होती थी, हर पल व्यस्त रहती थी। इससे उसे लगता था कि वह जिंदगी के अपने दूसरे मौके का पूरा फायदा उठा रही है। इंसानों की जिंदगी छोटी होती है। तुम ड्रैगन हजारों या लाखों साल तक जी सकते हो, लेकिन हम इंसान सिर्फ 1 सदी से थोड़ा ज्यादा ही जीते हैं। मानव शरीर के डिजिटलीकरण के बावजूद मनुष्य अमर नहीं हो पाया। खेल के आक्रमण के 3रे वर्ष में ब्लू स्टार के शोधकर्ताओं ने बताया कि डिजिटलीकरण ने मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया है। 80 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का अधिकतम स्वास्थ्य हर साल कम होने लगेगा। ये स्वास्थ्य पट्टी के एक हिस्से के धूसर रंग में बदलने के रूप में दिखाई देगा, जिसका अर्थ है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। कम शारीरिक गठन वाले लोगों ने अपने स्वास्थ्य को ज्यादा खोया, जबकि ज्यादा शारीरिक गठन वाले लोगों ने ज्यादा स्वास्थ्य बनाए रखा। सबसे कम दर्ज की गई सीमा 5% थी, जिसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से हर कोई कम से कम 100 साल तक जी सकता है। इस दौरान अगर लोग अपने शारीरिक गठन को बेहतर बनाते हैं तो वे और भी ज्यादा जी सकते हैं। बेशक यह कोई अंतिम सीमा नहीं थी। आखिरकार आक्रमण का ये सिर्फ 3रा साल था और खिलाड़ी स्तर के हिसाब से सिर्फ 20 साल के थे। यहाँ तक कि सत्ता में बैठे लोग, जिन्हें स्तर बढ़ाने में मदद मिली थी, वे भी अभी तक इतने स्तर हासिल नहीं कर पाए थे। कम से कम लीडरबोर्ड पर शीर्ष 100 खिलाड़ी बुजुर्ग नहीं थे। वे सभी युवा थे जो दिन रात कालकोठरी में जी जान से जुटे थे। वे लंबे समय तक जीने के लिए मेहनत नहीं कर रहे थे, उन्हें तो बस सचमुच खेलना पसंद था। निवालिस ने चिप्स को जोर जोर से संतोषजनक चटखारे के साथ चबाया। एक ड्रैगन के लिए चिप्स दलिया जैसे मुलायम थे, लेकिन उन्हें कुचलने पर जो आवाज़ आती थी वह उसे बहुत पसंद थी। टुकड़े बर्फ के टुकड़ों की तरह बिखर गए और रीटा ये गंदगी देखकर सिहर उठी। उसने हाथ हिलाकर फर्श साफ करने के लिए एक सफाई मंत्र का इस्तेमाल किया। निवालिस मुस्कुराते हुए कमरे के दूसरी तरफ तैरती हुई गई। लेकिन तुमने मेरे साथ बराबरी का अनुबंध किया है। तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी, तुम कम से कम 500 साल तक जीवित रहोगी। रीटा, जब स्टेक पलटने ही वाली थी कि स्पैचुला से पलटते पलटते बीच में ही ठिठक गई। उसने अपना सिर घुमाकर निवालिस को घूरा, उसकी आवाज़ उत्तेजना से कांप रही थी। सच में? निवालिस ने सहजता से जवाब दिया, बिल्कुल। भले ही हमारे आंकड़े साझा नहीं किए जाते, फिर भी एक ड्रैगन समान अनुबंध में दूसरे पक्ष का जीवनकाल बढ़ा सकता है। ये हमारे लिए एक वरदान है। एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। रीटा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो आप मुझे यह आशीर्वाद देने को तैयार हैं? निवालिस ने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और हवा में बैठ गई। जरूर, इसमें मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना है। यह एक ड्रैगन का तोहफा है। अगर तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं इसे दे दूंगी। रीटा को यकीन नहीं हुआ। यह आशीर्वाद, अगर हम कभी झगड़ पड़े तो तुम इसे वापस तो नहीं लोगे, है ना? निवालिस गुस्से से सीधा खड़ा हुआ और अपना पंख आसमान की ओर उठाया। बिल्कुल नहीं। तुम मुझे क्या समझ रहे हो, कोई घटिया अजगर? कोई बदमाश ही तोहफा वापस लेता है, एक बार दे दिया जाए तो। मान लीजिए, अगर मैं किसी को 53,028 सोने के सिक्के दूं तो मैं उसे कभी वापस नहीं लूंगा, चाहे हम लड़ें भी। रीटा, सीधे तौर पर मेरा नाम न बताने के लिए तथा मेरे बैंक खाते में जमा राशि की सही राशि बताने के लिए धन्यवाद। रीटा अपने खाना पकाने में लग गई और जानबूझकर अतिशयोक्ति करते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा स्टेक जल गया है। निवालिस, आपके पंख मजबूत हो गए हैं। जैसे जैसे रात होने लगी, ब्रूक्स कॉफ़ी मशीन के पीछे खड़ा होकर ध्यानमग्न हो गया। उसने पिछली रात की सुरक्षा फुटेज फिर से देखी थी। बुढ़िया शुरू में बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी, मानो कोई सचमुच उसके साथ व्यापार करना चाहती हो।
इस तथ्य को देखते हुए कि उसने 1 घंटे की याददाश्त के अलावा कुछ भी नहीं खोया था, ब्रूक्स ने अनुमान लगाया कि बुढ़िया ने उसकी मन पढ़ने की क्षमता का पता लगा लिया होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी थी, वो मन पढ़ सकती थी तो कोई और क्यों नहीं खोज सकता था। बुढ़िया ने सचमुच दया दिखाई थी, बस उसकी 1 घंटे की याददाश्त मिटा दी थी। अगर वह और ज्यादा निर्दयी होती तो ब्रूक्स जिंदा नहीं बचता। वह विचारों में खोई हुई थी, तभी एक तेज खरोंचने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ऐसा लगा जैसे कांच पर कीलें घिस रही हों। ब्रूक्स ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्क्रैच, ये फिर से था। ब्रूक्स ने फिर देखा, इस बार नजरें नीची करके, और वहां उसे बाहर एक टैबी बिल्ली दिखाई दी जो उससे आंखें मिला रही थी। उसने अपना पंजा उठाया और फिर से शीशे को खरोंचने लगा। ब्रूक्स, लंबे समय तक जीने पर आपको सभी प्रकार के ग्राहकों का सामना करना पड़ता है। टैबी बिल्ली ने अधीरता से अपना पंजा उठाया और दरवाजे पर थपथपाया। ब्रूक्स गया, दरवाजा खोला और बिल्ली को अंदर आने दिया। बिल्ली आत्मविश्वास से मेज के पास गई, रुकी और कुर्सी पर कूद गई, पीछे मुड़कर ब्रूक्स को घूरने लगी और फिर मेज पर थपथपाए, इधर आओ। ब्रूक्स ने अपनी मन पढ़ने की क्षमता का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई। उसने पहले भी जानवरों पर इसका इस्तेमाल किया था और उसे बस म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई देती थी। जब किसी जानवर में बदले हुए व्यक्ति पर इसका इस्तेमाल किया जाता था तो उसे बस वही आवाज़ें सुनाई देती थीं जो जानवर के रूप से मेल खाती थीं। उसकी इस क्षमता में अनुवाद की सुविधा नहीं थी। रीटा ने मन ही मन जोर से हे पिता हमारे का जाप करते हुए पुनः मेज थपथपाई, जल्दी करो। ब्रूक्स वहां जाकर बैठ गया, तभी उसने देखा कि बिल्ली का पंजा मेज पर एक नोट सरका रहा है। उस पर लिखा था, तारांकन, चूंकि मैंने कल तुम्हें नहीं मारा और न ही तुम्हारे दिव्य उपहार के बारे में किसी को बताया, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे विचार सुन सकते हो जब मैं पशु रूप में हूँ? तारांकन, ये बिल्ली कल वाली बूढ़ी औरत है। ब्रूक्स को यह भी एहसास हुआ कि अब वह उस सुनहरी चमक को नहीं देख सकती जो कभी इस व्यक्ति से निकलती थी जिससे उनकी संपत्ति का पता चलता था। ब्रूक्स का चेहरा टैबी को घूरते हुए उलझ गया। इसे परखने की जरूरत नहीं है। जब तुम जानवर में बदल जाती हो तो मुझे सिर्फ म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई देती है। तुम जो भी आवाज़ें निकालती हो मैं तुम्हारे मन को पढ़ते हुए वही सुनती हूँ। रीटा की मूंछें फड़क उठीं। उसे समझ आ गया कि ब्रूक्स अभी भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। रीटा ने मेज पर एक और नोट सरका दिया, तारांकन, क्या तुम्हारे पास जानवरों की भाषाओं के अनुवाद के लिए कोई उपकरण है? तारांकन, ब्रूक्स के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। वह बुदबुदाई, नहीं। रीटा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि उसे उस पर विश्वास है या नहीं। इसके बजाय उसने तीसरा नोट निकाला, तारांकन, यहीं रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। तारांकन, ब्रूक्स, माफ करना, हिम्मत। वह बिल्ली जल्दी से मेज से उतर गई। कुछ ग्राहकों की कितनी प्यारी, और यहाँ बिल्ली क्यों है, जैसी टिप्पणियों के बीच वह शौचालय की ओर दौड़ी, अंदर घुस गई और 1 मिनट बाद वही बूढ़ी औरत अपनी फूलों वाली पोशाक और कपड़े के जूतों में बाहर निकली। ब्रूक्स ने उस बुजुर्ग महिला को फिर से देखकर एक बनावटी मुस्कान बिखेरी, आपको देखकर खुशी हुई। रीटा ने सहजता से उत्तर दिया, मुझे खुशी है कि आप हैं। कल रात जो हुआ वह एक प्रतिक्रियात्मक घटना थी। फिर भी अगर मौका मिलता तो वह फिर से वही करती। अगर उसने ऐसी प्रतिक्रिया न दी होती तो वह ब्रूक्स की क्षमता के प्रति लगातार सतर्क रहती। जितना ज्यादा वह खुद को कुछ खास विचार न सोचने की याद दिलाती, उतनी ही ज्यादा संभावना होती कि वह उन्हें सोचती। वह ये नहीं बता पाती कि उसके विचार उसके अपने थे या ब्रूक्स ने उन पर प्रभाव डाला था। लेकिन आज वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। आने से पहले उसने 5 बार प्रभु की प्रार्थना पढ़ी थी। उसने 3 आकर्षक ईसाई भजन भी सीखे। उसका दिमाग एकदम साफ था। बैठते हुए उसने ब्रूक्स से पूछा, क्या तुम मुझ पर फिर से अपनी मन पठन क्षमता का प्रयोग कर सकते हो? उस सुबह रीटा ने अपाचे से पूछा था कि क्या मन पढ़ने का कोई तरीका है। अपाचे ने यह कहकर टाल दिया था कि उसे नहीं पता, क्योंकि कोई भी उस पर अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि अपाचे ने इसकी वजह नहीं बताई थी, लेकिन उसके जवाब ने रीटा को एक हुनर याद दिला दिया जो उसने बहुत पहले सीखा था। तारांकन आत्मा प्रतिरोध निष्क्रिय तारांकन स्थायी आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। मन नियंत्रण क्षमताओं से प्रतिरक्षित, मानसिक हमलों से होने वाले नुकसान को 30% तक कम करता है। उस समय मन पर नियंत्रण शब्द ने उसे इतना डरा दिया था कि उसने इसे खरीद लिया, बस किसी भी स्थिति में। चूंकि यह एक निष्क्रिय कौशल था, इसलिए समय के साथ वह इसे लगभग भूल ही गई थी। यदि मन पढ़ना एक मानसिक क्षमता मानी जाए तो क्या इसे मानसिक हमला माना जाएगा? ब्रूक्स हिचकिचाया। रीटा ने पहला नोट फिर से निकाला और इस पंक्ति की ओर इशारा किया, तारांकन, ये देखते हुए कि मैंने तुम्हें नहीं मारा या तुम्हारे दिव्य उपहार को किसी को नहीं बताया। तारांकन, ब्रूक्स, ठीक है, आप जीत गए। ब्रूक्स ने आह भरी, ठीक है,
लेकिन मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा था, ठीक है। मेरे गले में फिर से ज़बरदस्ती दवा मत डालना। रीता ने सिर हिलाया और मन ही मन भजन 23 का पाठ करने लगी। साथ ही उसने मेज़ पर रखे नोटों को इकट्ठा किया और बाद में उन्हें जलाने की योजना बनाई। कुछ सेकंड बाद ब्रूक्स का चेहरा पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। उसने कनेक्शन काट दिया और कहा, मैं इसे पढ़ तो सकती थी, लेकिन ये रुक रुक कर आ रहा था, जैसे खराब रिसेप्शन हो। कुछ ऐसा, प्रभु मेरा चरवाहा है, हरे भरे चरागाह, दया। अच्छा है। ब्रूक्स ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या अब मैं रुक सकती हूँ? सच में, बहुत हो गया धर्मग्रंथ। रीता अब समझ गई। इस कौशल ने सचमुच मन पठन को प्रभावित किया, जिससे नुकसान 30% कम हो गया, जिससे विचारों को स्पष्ट रूप से पढ़ना मुश्किल हो गया। लेकिन कुछ लीक हुए मुख्य शब्द भी कभी कभी खतरनाक हो सकते हैं। रीता अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। क्या तुम मेरे विचारों को दिशा दे सकती हो? माइटी सॉक्स इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने और इस व्यक्ति को दूर भेजने के लिए उत्सुक थी। उसने अनिच्छा से अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। तारांकन, माइटी सॉक्स के लिए ये कठिन है। मुझे उसके साथ नरमी बरतनी चाहिए। तारांकन। अचानक रीटा के मन में यह विचार आया, माइटी सॉक्स के लिए यह वास्तव में कठिन है। शायद मुझे इसे जाने देना चाहिए। तारांकन। अगर रीटा इसके लिए तैयार न होती तो उसे इस बात पर शक ही नहीं होता कि यह विचार उसका अपना था। भले ही उसकी निष्क्रिय कुशलता ने नुकसान कम कर दिया हो, लेकिन इससे उसकी यह खास क्षमता कमजोर नहीं हुई। रुको, क्या यह मन पर नियंत्रण का एक रूप नहीं था? या उसका प्रतिरोध अभी भी पर्याप्त नहीं था? रीता ने मन ही मन ये बात कही, नहीं, रुको। घर पर इस बारे में सोचो। तारांकन। उसने विचार को झटक दिया, मुद्दे पर आए और बोली, अब आप रोक सकते हैं। हम कल के बाद भी बराबरी पर हैं। माइटी सॉक्स ने राहत की सांस ली। रीटा की बात मानने के लिए उसने इसलिए हामी भरी थी क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि रीटा बेरहम नहीं है। वह उन पागलों में से नहीं थी जो हद पार करते ही आपको मार डालेंगे। अगर वे बातचीत करके मामला सुलझा लेते तो मामला सुलझ सकता था। अगर रीटा कहती कि वे बराबर हैं तो बराबरी हो जाती। इसके अलावा ब्रूक्स को पता था कि बिना बुलाए अपनी मन पढ़ने की क्षमता का उपयोग करना अनुचित था, हालांकि वह फिर भी ऐसा करेगी। रीता ने आगे कहा, क्या यह स्थान बातचीत के लिए सुरक्षित है? माइटी सॉक्स ने एक लॉलीपॉप निकाला और उसे मेज़ के बीच में रख दिया। अब ये सुरक्षित है। मेज़ को छूने वाला ही 1 मीटर के दायरे में होने वाली हर आवाज़ सुन सकता है। रीटा ने अपने पिछले जन्म की लॉलीपॉप को पहचान लिया। उसने तुरंत अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करके उसके असर की पुष्टि की। और हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ब्रूक्स ने कहा था। संतुष्ट होकर उसने कहा, मेरे पास लोपेस परिवार की सबसे बड़ी बेटी के बारे में कुछ मुफ्त जानकारी है। आप इसे किसी को भी बेच सकते हैं, वाइट परिवार को, ली परिवार को, किसी को भी। लेकिन आपको इसे लोपेस परिवार में किसी को बेचना होगा, चाहे वह मैथ्यू हो, मेटेओ हो या थियोडोर हो। ब्रूक्स इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनती थी। उसने रीटा की तरफ उंगली उठाई। तुम मुझे अपना गंदा काम करने के लिए इस्तेमाल कर रही हो क्योंकि तुम अपनी पोल नहीं खोल सकती। इसमें अलग से खर्चा आएगा। रीटा को कोई हैरानी नहीं हुई। उसे शुरू से ही पता था कि ब्रूक्स चालाक है। क्या लोपेस परिवार की सबसे बड़ी बेटी के बारे में जानकारी बेकार है? ब्रूक्स ने सिर हिलाया। यह एक अलग मुद्दा है। मैं आपकी जानकारी के लिए भुगतान कर सकती हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे बढ़ाऊँ, यह एक अतिरिक्त सेवा है। रीटा ने शुरू में सिर्फ ये बताने की योजना बनाई थी कि ज़ोई उसके दिव्य उपहार का इस्तेमाल स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ सहयोग करने के लिए कर रही है। ज़ोई वैसे भी इसे ज़्यादा देर तक नहीं छिपा सकती थी, इसलिए रीटा इसे पहले ही बता देने को तैयार थी। लेकिन चूंकि ब्रूक्स सख्ती से पेश आना चाहता था, रीटा ने सोचा कि ज़ोई की क्षमताओं से पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में शायद तुम मेरे बदले में मेरे एहसानमंद होगे। इस जानकारी में सबसे बड़ी बेटी का दिव्य उपहार शामिल है। इससे पहले कि ब्रूक्स जवाब दे पाता, रीटा ने कहा, वैसे क्या आप अब भी बता सकते हैं कि मैं अमीर हूं या गरीब, मेरे पास कितना पैसा है? माइटी सॉक्स आखिरकार टूट गया। दादी, क्या आपको पता है कि मेरे अंडरवियर का रंग भी क्या है? रीता ने जल्दी से हाथ हिलाया, दादी को पता नहीं है और उन्हें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मेरी बुराई मत करो। माइटी सॉक्स ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसने मुस्कुराते हुए आंखें फिर से खोलीं। दादी, चलो बिजनेस की बात करते हैं। इस दिव्य उपहार का स्तर क्या है और जानकारी कितनी विस्तृत है? अगर यह बी रैंक या उससे नीचे है तो हम अपने पहले वाले सौदे पर कायम रहेंगे। आप मुझे मुफ्त में जानकारी दें और मैं आपका काम संभाल लूँगा। अगर यह बी रैंक या उससे ऊपर है तो मैं आपको पैसे दूंगा और आपकी मदद करूंगा। रीता उत्सुकता से झुकी। मुझे तो बस उसकी दिव्य प्रतिभा और उसके एक कौशल का दर्जा पता है। जानकारी ज्यादा विस्तृत नहीं है। आप कितना देने को तैयार हैं? ब्रूक्स की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। इसका मतलब था कि दिव्य उपहार कम से कम बी रैंक का था।
बी रैंक के लिए 3 स्वर्ण, ए रैंक के लिए 7 स्वर्ण और एस रैंक के लिए 15 स्वर्ण। चूंकि आप केवल एक ही कौशल जानते हैं और वह इतना विस्तृत नहीं है, इसलिए अगर आपके पास अधिक विस्तृत जानकारी होती तो मैं अधिक भुगतान करता। रीटा ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके पास एस रैंक का दिव्य उपहार है। उसका एक कौशल किसी के गुणों को बढ़ा सकता है, लेकिन उसका कूलडाउन अभी स्पष्ट नहीं है। हाल ही में वह इस कौशल का इस्तेमाल स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ सौदेबाजी करने के लिए कर रही है, न सिर्फ उनके प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश पाने के लिए, बल्कि उस लोकप्रिय ड्रैगन को अनुबंधित करने में उनकी मदद लेने के लिए भी, जिसके बारे में फोरम पर हर कोई बात कर रहा है। अपने आशापूर्ण भजन का इस्तेमाल करके ड्रैगन के मामले में स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो से मदद लेना और उनके विशेषज्ञों से पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करना, इनमें से कोई भी एक बात लोपेस परिवार को असहज कर देती। लेकिन दोनों ही घटनाओं के एक के बाद एक होने से एक स्पष्ट संदेश गया। जोई परिवार के विकास से ज्यादा अपने व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दे रही थी। क्या लोपेस परिवार को जोई द्वारा अपने एस रैंक दिव्य उपहार का उपयोग बाहरी संसाधनों के लिए करने से कोई आपत्ति नहीं होगी? एम्पायर से जुड़े रहें। जवाब स्पष्ट था, नहीं। लोपेस परिवार के लिए जोई अपने भाई बहनों से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, नखरे दिखा सकती थी और यहाँ तक कि परिवार के खजाने से जो चाहे ले सकती थी। लेकिन उसकी सबसे कीमती संपत्ति, उसका एस रैंक गिफ्ट, उसका निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं था। वह परिवार का था। रीटा को यह बात इतनी अच्छी तरह क्यों समझ में आई? क्योंकि उसके पिछले जन्म में जब ये खबर फैली कि जोई की उच्च स्तरीय उपचार क्षमता खोए हुए अंगों को ठीक कर सकती है, तो सभी लोग विल्सन परिवार की संपत्ति पर इकट्ठा हुए थे। जोई ने मजाक में कहा था कि उसकी यह क्षमता किसी भी बिल्ली या कुत्ते के लिए नहीं है। फिर भी भोजन समाप्त होने से पहले लोपेस परिवार ने जोई की ओर से एक आधिकारिक घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी उसके साथ सहयोग करने में रुचि रखता है, वह परिवार के मुखिया से संपर्क करे। उस समय जोई के चेहरे पर डर का भाव था और पहली बार रीटा को उसके लिए थोड़ा दुख हुआ था। जोई का सब कुछ लोपेस परिवार का है और उसके बारे में सब कुछ परिवार के मुखिया द्वारा तय किया जाता है। जोई जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये दृष्टिकोण उसकी गरिमा का सीधा अपमान था। कुछ ही समय बाद थियोडोर की मृत्यु हो गई। रीटा अपने पिछले जीवन में इन दोनों घटनाओं को जोड़ नहीं पाती, लेकिन इस बार जो कुछ भी उसने सीखा था, उसे देखते हुए वह सोच में पड़ गई कि क्या कहानी में कुछ और भी है। शायद चीज़ें उतनी आसान नहीं थीं जितनी पहले लगती थीं। अब उसे एहसास हुआ कि पहले उसकी समझ कितनी उथली थी। ये कदम पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। रीटा को लगा कि इसमें सफल होने की संभावना 90% है। लेकिन अगर यह कामयाब रहा तो जोई और लोपेस परिवार के बीच एक बड़ा झगड़ा शुरू हो सकता था। और सबसे ज्यादा संभावना यह थी कि जोई, जो अभी भी नुकसान में थी, पीछे हटने पर मजबूर हो जाती। अगर यह नाकाम हो गया तो क्या होगा? खैर, बात को उलझाने के और भी तरीके होते हैं। रीटा ने ब्रूक्स द्वारा दिए गए 12 सोने के सिक्के अपनी जेब में रख लिए और जाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, ब्रूक्स ने उसे रोक दिया। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगी? रीटा हैरान थी। अगर हम सिर्फ दोस्त ही रहने वाले थे तो मैंने बिल्ली बनकर बुरी औरत बनने की जहमत क्यों उठाए? ब्रूक्स ने आह भरी। ठीक है, मैं ठीक हूँ। रीटा मुस्कुराई। तो ठीक है। ये कहकर वह मुड़ी और चली गई। उसे घर जाकर सोना था। अगर वह जल्दी नहीं सोती तो उसकी नींद का जो शेड्यूल उसने अभी अभी बनाया था वह बिगड़ जाता। सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि माइटी सॉक्स को रात में इतना खतरनाक काम क्यों करना पड़ता है। दिन में सामान्य शिफ्ट में काम क्यों नहीं करना चाहिए? रीटा अपनी योजनाओं में व्यस्त थी, वहीं जोसेफिन भी जी जान से जुटी थी। आखिरकार रिक का ब्लड सैंपल हासिल करने में उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। जब से उसने विल्सन के माता पिता की प्रतिक्रियाएं उसके तीसरे चाचा से सुनी थीं, जोसेफिन को पता था कि रिक के साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन पिछली बार जोई और रिक इस मामले को दबाने में कामयाब रहे थे। इस बार उसे ठोस सबूत चाहिए थे, सिर्फ बातें ही काफ़ी नहीं थीं। एक ही आरोप बार बार दोहराना, तुम बीमार हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, बहुत बचकाना था। इससे कुछ हल नहीं होता। जोसेफिन ने पता लगाया कि जोई का समूह खेल में कहाँ ग्राइंडिंग कर रहा था और उसने कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर तैनात 2 गार्डों को रिश्वत देने के लिए भारी कीमत चुकाए। उनका काम था रिक का खून इकट्ठा करना और बदले में उपकरणों का एक पूरा सेट और 30 सोने के सिक्के। हालांकि जोई और रिक ने लेवल अप करने के लिए कालकोठरी बदल ली थी, जोसेफिन नए गार्ड्स को रिश्वत देने के लिए तैयार थी। लेकिन जोई को लगा कि पहले वाले गार्ड्स भरोसेमंद थे और वह उन्हें नए ठिकाने पर ले आए। जोसेफिन ने जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक इंतजार किया। फिर कुछ दिन पहले आखिरकार उसके धैर्य ने जवाब दे दिया। एक दिन जब रिक कालकोठरी से बाहर निकला तो उसके मुंह के कोने पर खून लगा था। उसने उसे पोंछा और हाथ झाड़कर कुछ बूंदें बिखेर दी, जिन्हें पहरेदारों ने जल्दी से इकट्ठा कर लिया। हालांकि बूंदें ही थीं, श्वेत परिवार ने एक ऐसी दासी को नियुक्त किया जिसके पास दिव्य वरदान था और जो पदार्थों की नकल कर सकती थी।
हालांकि इसकी सीमाएं और समय की पाबंदी थी, फिर भी थोड़ी मात्रा में रक्त की नकल करना कोई समस्या नहीं थी। जोसेफिन सैमुअल का खून भी हासिल करने में कामयाब रही, ये बहुत आसान था। उसने बस किसी को विल्सन परिवार की हवेली में घुसकर उसका नमूना लेने को कहा। और इसलिए उस सुबह मेज पर 2 दस्तावेज पड़े थे, एक रक्त परीक्षण का परिणाम था और दूसरा सैमुअल और रक्त के नमूने के बीच जैविक संबंध की पुष्टि करने वाली एक रिपोर्ट थी, जो दर्शाती थी कि यह रक्त का नमूना रिक का था। एरियाना डेस्क के पीछे बैठी थी, जबकि जोसेफिन और सांचेज उसके सामने बैठे थे। एरियाना अपनी बेटी सांचेज के उलट बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं दिखती थी। सांचेज जहां बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, वहीं एरियाना एक सौम्य और शिष्ट व्यक्तित्व से उत्प्रोत थी। उसने बिना फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शांत फूल वाले या कलाकार की तरह बेफिक्र होकर दुनिया घूम रही हो। हाँ, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि यह रिक का खून है, सांचेज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर वे कहें कि रीटा ही बीमार है तो क्या होगा? एरियाना अपनी बेटी की नादानी पर हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। रीटा भले ही गूंगी न हो, लेकिन अगर होती भी तो उसके पास दुनिया का इकलौता ड्रैगन है। अब वह लगभग एक राष्ट्रीय धरोहर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि रिक और जोई उस पर उंगली उठाने की हिम्मत करेंगे? जैसे ही वे उसे दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे, स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो लोपेज के घर में घुस आएगा और रिक को चेकअप के लिए घसीट ले जाएगा। एक बार जब वे अस्पताल पहुंच जाएंगे तो रीटा भले ही ठीक हो, सारे संकेत रिक की ओर इशारा करेंगे। सांचेज शर्म से मुस्कुराए। हालांकि वह अपनी मां से डरती थी, एरियाना की गर्मजोशी और समझदारी ने उसे सुरक्षित महसूस कराया। वह अपनी मां की बहुत प्रशंसा करती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी, और जब एरियाना उस पर हंसती भी थी तो हमेशा एक दयालु स्वर में। जोसेफीन ने उत्साह से उसके हाथ रगड़े। बहन, हम इसे ऑनलाइन कब जारी करेंगे? सांचेज ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एरियाना हल्के से हंसी। इसे ऑनलाइन क्यों जारी किया? एक बार ये कार्ड चल गया तो बात खत्म। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल जोई और रिक को धमकाने के लिए क्यों नहीं किया? गुस्सा निकालना तो बच्चों का काम है, हमें असली फायदे की तलाश करनी चाहिए। जोसेफिन ने अचानक बीच में कहा, एक मिनट रुको बहन, उस ब्रोकर ब्रूक्स ने मुझसे फिर संपर्क किया है। उसके पास लोपेस परिवार की सबसे बड़ी बेटी के बारे में कुछ खबर है। माइटी सॉक्स खुशखबरी। लोपेस परिवार की सबसे बड़ी बेटी के बारे में जानकारी खरीदना चाहते हैं। जिंदगी में एक बार मिलने वाला ऑफर। जोसेफिन, रैंक क्या है? कितनी विस्तृत है? क्या संख्याएं प्रतिशत तक सटीक हैं या सब लगभग और मोटे तौर पर है? क्या आप उसके सभी हुनर जानती हैं या सिर्फ एक? क्या आप किसी और का गंदा काम कर रही हैं या ये आपका आइडिया है? माइटी सोक्स 20 स्वर्ण। तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। जोसेफिन ने भी वही उत्तर शब्दशः भेजा। माइटी सोक्स एस रैंक। कौशल की जानकारी ठीक है, हालांकि संख्याएं सटीक नहीं हैं। ये सिर्फ एक कौशल है, लेकिन मैं एक बोनस भी दूंगा। वह हाल ही में क्या कर रही है? जोसेफिन, 8 सोना। ले लो या छोड़ दो। उसके दिव्य उपहार को जानने से मेरे लिए कुछ नहीं बदलता। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे चुरा सकती हूँ, है ना? माइटी सोक्स, तुम पहले ज्यादा उदार हुआ करते थे। तुम मुझे बोनस में 10 गोल्ड देते थे। जोसेफिन, हाँ, मुझे उस समय नहीं पता था कि तुम किस तरह के इंसान हो। बाकी सब जो जानकारी बेचते हैं वे भरोसे के साथ बेचते हैं, लेकिन तुम्हें तो बस बात बिगाड़ने में मजा आता है। मैं तुमसे जो भी सवाल पूछती हूँ वह एक जाल है जिसमें मैं पहले ही फंस चुकी हूँ। दस्तक दस्तक दस्तक। जोसेफिन ने ऊपर देखा तो एरियाना उस पर भौहें चढ़ा रही थी। एरियाना ने भौहें उठाईं। क्या तुम किसी से बात कर रहे हो? जोसेफिन ने घबराहट में अपनी टांगें भींच लीं। मैं इसे लपेट रही हूँ, वादा करती हूँ। जोसेफिन, 8 स्वर्ण। अगर आप चाहें तो इसे मेरे ईमेल पर भेज दें। माइटी सोक्स, ठीक है। लगता है मैं मार खा लूंगा। जोसेफिन ने बिना समय गंवाए माइटी सॉक्स का ईमेल एरियाना और सांचेज को भेज दिया। 1 मिनट से भी कम समय में वे तीनों कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। ... लोपेज निवास पर मैथ्यू के लिए हाल ही में चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही थीं। साम्राज्य के नए अध्यायों का आनंद लें। खेल के बीटा परीक्षण में परिवार की प्रारंभिक भागीदारी और उनकी सावधानीपूर्वक योजना के बावजूद उन्हें लगातार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। पहले तो उन्होंने अपनी तिजोरी से भारी मात्रा में सोना खो दिया। फिर उनकी बेटी का कान काट दिया गया। और मानो इतना ही काफी नहीं था, खेल के आधिकारिक आक्रमण के दौरान मैथ्यू को अपने विशेष मामलों के ब्यूरो के मुखबिर से एक सूचना मिली। उसे पता चला कि पिछले साल दिसंबर के अंत में ब्यूरो ने भारी मात्रा में सोना जब्त कर लिया था। यह आखिरी खबर ही थी जिसने मैथ्यू को परिवार की कुछ संपत्ति को सोने में बदलने के लिए राजी कर लिया। और फिर क्या हुआ? जिस दिन उसने सोना बदला उसी दिन उसका एक हिस्सा चोरी हो गया। तब से सोने के लिए शोर मचाने वाले सभी लोग गायब हो गए। सोना लेने के बाद विशेष मामलों का ब्यूरो शांत हो गया। अब वे कहाँ थे?
उसकी बदकिस्मती का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब भी वह माटेओ या थियोडोर कालकोठरी पर छापे मारते थे तो उनके दल के कुछ लोगों की किस्मत हमेशा खराब होती थी। हालांकि किसी ने शिकायत नहीं की, मैथ्यू जानता था कि वे सब मन ही मन चाहते थे कि वे जोई और रिक का पीछा कर सकें। वे दोनों लोपेस परिवार में अपनी अद्भुत किस्मत के लिए मशहूर थे। खासकर रिक, उसके बनाए गहनों के आंकड़े हमेशा सबसे ज्यादा होते थे। लेकिन उन दोनों का कहना था कि छोटे समूह में आगे बढ़ना ज्यादा आसान था और उन्हें दूसरों को साथ ले जाना पसंद नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने परिवार के 16 लोगों को साथ ले लिया और बाद में सबको बाहर निकाल दिया। मैथ्यू ने सिगरेट का कश लिया और माटेओ से, जो उसके सामने बैठा था, पूछा, क्या आपको लगता है कि वे किसी को भी नहीं लाना चाहते या वे हमसे कुछ छिपा रहे हैं? माटेओ ने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक और मुद्दा उठाया। हाल ही में उसे वापस बुलाकर होपफुल हाइमन गाने के लिए राजी करना मुश्किल हो गया है। मैथ्यू धीरे से हंसा, उसकी आवाज़ में स्नेह झलक रहा था। उसे गर्व है, बेशक, परिवार के लिए गाना गाने पर उसे परेशानी होगी। बस तुम्हें उसे थोड़ा लाड़ प्यार करना होगा। माटेओ ने बेबसी से मुस्कुराते हुए आह भरी। उसे तो परिवार के खजानों में से अपनी मर्जी से कुछ भी चुनने का हक है। मैं और क्या दे सकता हूँ? जैसे ही वे बात कर रहे थे, दोनों को एक साथ माइटी सॉक्स से एक संदेश प्राप्त हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि माइटी सॉक्स इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जानकारी बेचने वाले और भी दलाल हैं, लेकिन ज्यादातर दलाल सिर्फ परिवारों या गुटों के छोटे मुखियाओं से ही लेन देन करते हैं। हालांकि माइटी सॉक्स ऐसा नहीं है, वह सीधे बड़े परिवारों के शीर्ष नेताओं से संपर्क करती है। कोई नहीं जानता कि वह ये सब कैसे करती है। उससे जानकारी पढ़ने के बाद मैथ्यू की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने माटेओ को बताया कि माइटी सॉक्स उन्हें फिर से जानकारी बेचने आया है। माटेओ ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसका पहला विचार भी यही था। एक बार दोनों ने एक ही खाने की मेज पर बैठकर माइटी सॉक्स से जानकारी खरीदी थी, जबकि उन्हें एक दूसरे के लेन देन की कोई जानकारी नहीं थी। मैथ्यू, जरा मुझसे बात करो। मेरा बेटा मेरे सामने बैठा है। माइटी सॉक्स, हा, क्या इत्तेफाक है। खरीदना चाहोगी? मेरे पास जोई के बारे में ताज़ा जानकारी है। तुम्हें ज़रूर दिलचस्पी होगी। मैथ्यू, मेरी बेटी, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। माइटी सॉक्स, ओह, क्या आप उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जिसे आपने उसे ट्रैक करने के लिए भेजा था? मैथ्यू, उसने उसे खरीद लिया। माइटी सॉक्स, चलो इसे मुफ्त उपहार कहते हैं। मैथ्यू, कितना? माइटी सॉक्स, लोपेस परिवार हमेशा सीधा सादा होता है। ज़्यादा महंगा नहीं, 20 गोल्ड। मैं इसे पहले तुम्हें भेज दूंगा। अगर तुम्हें लगे कि यह इसके लायक है तो तुम पैसे दे देना। मैथ्यू खुद को अच्छी तरह जानता था। हालांकि माइटी सॉक्स ने जानकारी पहले भेजने की पेशकश की थी, फिर भी उसे पता था कि उसे पैसे देने होंगे। उसकी प्रतिष्ठा 20 सोने से भी ज्यादा कीमती थी। लेकिन अगर वह जोसेफिन होती तो शायद वह जवाब देती, हा, इसे मेरे बिल पर डाल दो, और कभी पैसे नहीं देती। ईमेल प्राप्त करने के बाद मैथ्यू ने अपने गुस्से को दबाते हुए दांत पीसकर पैसे ट्रांसफर कर दिए। जोई क्या कर रही थी, इसकी परवाह किए बिना ही उसने तुरंत उसे फ़ोन किया और मांग की कि वह लोपेस परिवार की संपत्ति में वापस लौट जाए। उस रात जोई रिक के साथ लेवल अप करके घर लौटी, ये जानते हुए कि रिक की किस्मत लोपेस परिवार के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और साथ में खाना खाने के बाद सब कुछ कितना सुचारू रूप से चलता है। वह उसे सीधे मैथ्यू के अध्ययन कक्ष में ले गई। साम्राज्य पर अधिक अनुभव प्राप्त करें। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सिर्फ मैथ्यू की तरफ से ही नहीं, बल्कि माटेओ ने भी उसे आरोप भरी नज़रों से देखा। मैथ्यू ने जब फ़ोन किया था, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वे पूरे दिन गुस्से में थे, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी पुरानी नाराज़गी क्यों? मैथ्यू ने जोई को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उसने गहरी और गंभीर आवाज़ में कहा, जोई, तुम्हें ड्रैगन का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देना चाहिए। जोई को एक सीट मिल गई और वह बैठ गई। उसे इस मांग पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि यह जानने की उत्सुकता थी कि यह मांग इतनी जल्दी कैसे आ गई, और ऐसा क्यों। मैथ्यू ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें मौके देता रहा हूँ, मैं धैर्य रखता रहा हूँ। तुम परिवार के लिए हर दिन आशापूर्ण भजन नहीं गाना चाहते, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें अपना गौरव हासिल है। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुमने कहा था कि हफ्ते में एक बार, और मैं मान गया क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ड्रैगन के बारे में भी जानता हूँ। युवा पीढ़ी के साथ तुम्हारी छोटी सी प्रतिस्पर्धा में मैंने कोई दखल नहीं दिया, चाहे कोई भी जीता हो या हारा हो। तुम सब मेरे लिए गर्व और खुशी हो, लेकिन यह मेरे धैर्य का बदला तुम ऐसे चुकाओगे। आप विशेष मामलों के बयूरों के साथ व्यापार करने के लिए आशापूर्ण भजन का उपयोग कर रहे हैं। आप उनसे ड्रैगन और प्रशिक्षण में मदद करने के लिए कह रहे हैं। लोपेस परिवार का एस रैंक कौशल बाहरी लोगों के लिए नहीं है। क्या आपको लोपेस परिवार पर इतना कम भरोसा है?
आप खुद को नीचा दिखाने और बाहरी लोगों के लिए गाने गाकर संसाधन हासिल करने को तैयार हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल अपने परिवार के लाभ के लिए नहीं करेंगे। केवल आप और आपके दादा ही लोपेस परिवार की तिजोरी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? लोपेस परिवार ने आपके साथ क्या अन्याय किया है? क्या मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया? जोई को ये स्थिति लगभग मनोरंजक लगी। 2 साल पहले जब मैथ्यू ने उसे अरेंज मैरिज के लिए मनाने की कोशिश की थी तो उसने उसे इसी तरह डांटा था। हर शब्द में यही था कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया है और लोपेस परिवार में उसके योगदान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। 2 साल बाद भी यह उसी पंक्ति के साथ समाप्त हुआ, तारांकन, क्या मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त अच्छा नहीं रहा? तारांकन। इस बार जोई ने एक शब्द में प्रश्न का उत्तर जोर से दिया, पर्याप्त नहीं। 2 साल पहले वह अपने मन में केवल पर्याप्त नहीं चिल्ला सकती थी, जबकि बाहरी तौर पर उसे मधुर, विनम्र और यहाँ तक कि भीख मांगने जैसा व्यवहार करना पड़ता था। अब वह खड़ी हो गई, उसकी आवाज़ साफ और मजबूत हो गई। काफ़ी नहीं, तारांकन। मैथ्यू दंग रह गया। वह बरसों से यही बात अपनी प्रेमिकाओं, पत्नियों, बेटों और बेटियों पर कहता आया था। आमतौर पर, चाहे वे अंदर से कुछ भी सोचते हों, उनके चेहरे पर अपराधबोध, चुप्पी या आत्मचिंतन झलकता था। ये पहली बार था जब किसी ने उनसे सीधे तौर पर कहा था, ये पर्याप्त नहीं है। मैथ्यू ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आवाज़ थोड़ी नरम की और गंभीरता से बोला, प्रिय, तुम्हारा वरदान एक अद्भुत सहारा देने वाली क्षमता है। तुम्हारा जन्म लोपेस परिवार को महानता की ओर ले जाने के लिए हुआ है। जब लोपेस परिवार समृद्ध होगा तो तुम भी समृद्ध होगे। जोई हंसी, एक स्पष्ट मधुर हंसी जो उपहास से भरी थी। वह डेस्क की ओर चली गई, किनारे पर हाथ रखे, और झुक गई उस आदमी के ऊपर जिसे वह कभी सम्मान से देखती थी। तुम कहते हो कि तुम मेरे साथ अच्छे रहे हो, तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ पर्याप्त अच्छा नहीं रहा हूँ? खेल की खोज के बाद मैं आप सभी को बीटा परीक्षण में ले आया। मैंने आपको सलाह दी, दवाइयाँ और उपकरण खरीदने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और टीम बनाने में आपकी मदद करने के लिए अपने दिव्य उपहार का इस्तेमाल किया। और आपका क्या हुआ? परिवार की मेरी शाखा के प्रति वफादार तथाकथित लोग। जब मैं कोई आदेश देता हूं और माटेओ कोई आदेश देता है तो वे हिचकिचाते हैं, अनिश्चित होते हैं कि किसका पालन करें। चाहे हम काल कोठरी में छापा मार रहे हों, मैं कभी भी प्रभारी नहीं होता। मालिकों को हराने के बाद आप और माटेओ लूट का माल बांट सकते हैं, जबकि अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए मुझे जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें परिवार को सौंपना होता है ताकि योगदान के आधार पर पुनर्वितरण हो सके। आप और माटेओ, यहाँ तक कि दादाजी भी अपनी इच्छानुसार टीमें बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए आवेदन करना होगा। शक्ति, तारांकन, मुझे शक्ति चाहिए। मुझे वह अधिकार चाहिए जिसे आप सभी इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं। मुझे आपका प्यार, आपकी मीठी बातें या तिजोरी तक आपकी तथाकथित पहुंच नहीं चाहिए। क्या आपको अंतर दिखाई नहीं देता? या क्या आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं? मैं अभी ठीक हूँ। आप ही हैं जो मेरे बिना नहीं रह सकते। पिताजी, इस दुनिया में ताकतवर लोग ही बोलते हैं। अगर मैं अभी बाहर निकल जाऊं और घोषणा कर दूं कि मैं लोपेस परिवार छोड़ रहा हूं, तो आपको क्या लगता है वे किसका अनुसरण करेंगे, आपका या मेरा? बाहर कुत्तों का वह झुंड वे मेरे दिव्य उपहार के कारण रह रहे हैं, न कि आपके प्रति वफादारी के कारण। लोपेस परिवार की समृद्धि मेरी समृद्धि के बराबर है। नहीं, आप इसे उल्टा समझ रहे हैं। जब मैं अच्छा कर रहा हूं तभी लोपेस परिवार अच्छा कर सकता है। जोई के शब्द और भी ठंडे होते गए। मैथ्यू का चेहरा तनावग्रस्त था, उसका जबड़ा भींचा हुआ था। वह गुस्से से फटने ही वाला था, लेकिन उसे खुद को रोकना पड़ा क्योंकि जोई सही थी, लोपेस परिवार उसके बिना नहीं रह सकता था। दूसरी ओर माटेओ जोई के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उठा, उसके पास गया और उसे डेस्क से दूर धकेल दिया। जोई का मैथ्यू की तरफ देखते हुए देखना उसे बेचैन कर रहा था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हारे पीछे पीछे दरवाजे से बाहर आएंगे, वे तुम्हारा सम्मान करेंगे? माटेओ ने व्यंग्य किया। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एस रैंक का उपहार है? तुम्हें सच में लगता है कि जैसे ही तुम जाओगे, वे तुम्हें किसी ऐसी जगह बंद नहीं कर पाएंगे जहां कोई तुम्हें कभी ढूंढ ना पाए? वे तुम्हारे साथ एक औजार, एक वस्तु की तरह व्यवहार करेंगे और तुम चाहोगे कि काश तुम मर जाते। ये बात दिल को छू गई। यही वजह थी कि जोई अभी रिश्ता तोड़ना या स्थिति बदलना नहीं चाहती थी।